सभी को नमस्कार। आज की क्लास में जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणुका महिला आंचल। प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासों का एक श्रृंखला है, क्रम है, वो प्रेमचंद के बाद यदि किसी का नाम आता है तो फणीश्वरनाथ रेणु के महिला अंचल का नाम लिया जाता है। प्रेमचंद के गोदान के बाद एक तरफ गोदान, और संजोग ऐसा है कि आपके सिलेबस में गोदान भी है और महिला अंचल भी है। गोदान हम लोग कर लिए हैं काम भर ठीक ठाक, और अब हम लोग महिला अंचल को करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला अंचल जो उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। आंचलिक का मतलब ये है कि अंचल से इतना ज्यादा रिलेटेड है, संबंधित है। अंचल का मतलब कि गांव देहात, परंपरा, रीति रिवाज, इतना ज्यादा उससे जुड़ाव रखता है यह उपन्यास कि इसको आंचलिक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। और हम लोग कौन होते हैं कहने वाले? खुद फणीश्वरनाथ रेणु ने भूमिका में ही कह दिया है कि यह आंचलिक उपन्यास है। खुद फणीश्वरनाथ रेणु ने यह घोषणा किया है कि जो महिला अंचल है वह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पिछली क्लास में भी बात किए थे। आज मेरा पर्पस है कि अब पात्रों को लेकर के चला जाए। यद्यपि कह सकते हैं कि यह जो उपन्यास है, आप सभी को पता होगा, हो गया होगा कि महिला अंचल में कोई भी पात्र बहुत प्रमुख नहीं है। कोई भी पात्र को वो हाईलाइटेड नहीं होने देना चाहे हैं, हाईलाइट किए ही नहीं है किसी भी पात्र को। जैसे गोदान में होरी बहुत हाईलाइटेड पात्र था, गोदान में होरी, या फिर उसकी वाइफ धनिया, या फिर शहर में प्रोफेसर मेहता, मिस मालती, ये सब बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर थे गोदान में। उस प्रकार से यहां पर बहुत ज्यादा किसी भी कैरेक्टर को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जिस प्रकार से गोदान में होरी को मिली थी। तो आप कह सकते हैं कि पात्रों पर बहुत ज्यादा जो व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 250 से भी अधिक, 270-80 के आसपास, लगभग 300 के करीब पात्रों की संख्या है। छोटे बड़े पात्रों की, बड़े बड़े पात्रों की भी संख्या दर्जनों है। कई दर्जन पात्र हैं जो काफी प्रमुखता के साथ आए हुए हैं, लेकिन किसी को हाईलाइटेड ज्यादा नहीं होने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे फिल्म होता है ना कि एक सीन चल रहा है, इसके बाद अचानक से वो सीन वहीं पर रुक गया, फिर दूसरा सीन शुरू हो गया। ऐसे ही फणीश्वरनाथ रेणु कहे हैं, इस उपन्यास को लिखे हैं। तो ऐसे में रेणु का यह उपन्यास बहुत आसानी से आम लोगों को समझ में आता भी नहीं है। यदि सिलसिलेवार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, पहली दफे कोई पढ़ रहा है तो उसको दिक्कत हो जाएगी समझने में कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि लिखते लिखते कुछ छलांग लगा देते हैं दूसरे जगह। ये महिला अंचल की विशेषता है, थोड़ी सी क्रमबद्धता की कमी है इस उपन्यास में, लेकिन उनका एक ढंग था, वो रोचक ढंग था लिखने का। ये कमी नहीं है, वो एक तरीका होता है लिखने का। तो इस तरीके से वो छलांग लगाते हैं, एक जगह लिखते लिखते दूसरे जगह छलांग लगाने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु। महिला अंचल को उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, मैंने ये लाइन बड़ा अच्छा लगता है कि इस उपन्यास में महिला अंचल में फूल भी है, धूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं अब दामन बचा करके नहीं आ सका। तो मतलब कि एक इस प्रकार का वो स्वरूप देखते हैं मेरीगंज गांव का कि वहां पर आप डूब जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे तो आपको उसी में गोता लगाना पड़ जाएगा। वहां पे अच्छाई बुराई तमाम प्रकार की चीजों को आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया महिला अंचल। महिला अंचल के आज हम लोग पात्रों पर चर्चा करेंगे। चूंकि 400-400 पेज का यह उपन्यास ये सब होता है, उपन्यास को यदि
एक लाइन यदि पढ़ा जाए तो कम से कम 2 महीना तो महिला अंचल ही लगेगा, 2 महीना गोदान लगेगा, तब तक परीक्षा हो जाएगी 4 महीने में। तो हाँ, दूसरी बात की एक रिसर्च होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट तो जानते होंगे, पीएचडी। जब पीएचडी होता है, ठीक है, तो पीएचडी में एक पॉपुलेशन होता है और एक सैंपल होता है। पॉपुलेशन का मतलब कि जो आप जिस चीज पर रिसर्च करने जा रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं कि हिंदी विषय पढ़ने में जो है ये पलामू के बच्चों में महाविद्यालयीय स्तर पर क्या रुचि है, नहीं है, क्या है वो चीज। तो जब आप और करेंगे तो पलामू के सभी बच्चों को आप पर जाकर के रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं, पगला जाइएगा। तो आपको कहीं कहीं लेना पड़ेगा, जैसे जेले कॉलेज का 20 बच्चा ले लिया, 50 वुमेन्स कॉलेज का ले लिया या कहीं का ले लिया, और कॉलेज का लेते हुए आपको 200-400 लोगों को बस कलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका सैंपल हो गया। और उसी सैंपल को आधार बना करके आप लार्ज पैमाने पे आप ये अपना वो दे देते हैं, बड़े पैमाने पे आप अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ये प्रमाणित होता है कि ये जो स्नातक स्तर पे जो बच्चे हैं वो गणित और विज्ञान की तुलना में हिंदी में ज्यादा रुचि दिखाते हैं या नहीं दिखाते, जो भी आपका कंक्लूजन आया हो। तो आप एक छोटे से चीजों पे आपने रिसर्च किया, उसको सैंपल प्रतिदर्श यानी आदर्श कहते हैं, और आपने बड़े चीजों पे आपने भविष्यवाणी कर दी, आपने रिजल्ट दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे कोरोना भी हुआ था तो सब एक एक कोरोना मरीज का थोड़ी वो लिया जाएगा, कुछ का लिया और उसके बाद उन्होंने एक जनरलाइज किया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा, उसी प्रकार से आपको एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, इतना लग जाएगा कि आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक दो चीज नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या अभी पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2-3-4 महीने में यदि परीक्षा हो जाए तो कितना लोग होते हैं कि वो पढ़ रहा है, अभी मजा ले रहा है, मजा लेने का टाइम गया, वो आप स्नातक में लेते, पीजी में लेते, वो कहां थे आप। हाँ, अभी आपको सिलेबस को कायदे से कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन आंसर को अधिक से अधिक बनाना है, महत्वपूर्ण चीजों को पकड़ते हुए चलना है, ठीक बात है। जितना हम बेसिकली पढ़ा रहे हैं उसको तो कंठस्थ रखिए। यदि आपको मेरे पढ़ाने के बाद यदि यहां से सवाल आता है और यदि आप छोड़ते हैं तो बेवकूफी नंबर 1 का आपको जो है सो टैग मिल जाएगा। आज हम लोग जो प्रयास करने वाले हैं वो पात्रों पर चर्चा करेंगे। पात्र के माध्यम से हम लोग जो है, यद्यपि मैं बार बार कह रहा हूं पात्र प्रमुख बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने मेरीगंज अंचल को ही उन्होंने प्रमुखता प्रदान किया था, मतलब मेरीगंज ही उनका हीरो है, उनका होरी है। जैसे गोदान में होरी था हीरो ना, वैसे मेरीगंज ही जो है वो उनका प्रतिनिधित्व करता है महिला अंचल का, ठीक है। तो कोई यहां पर हीरो नहीं है, बावजूद हम लोग प्रमुख प्रमुख पात्रों के माध्यम से पूरे उपन्यास को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करते हुए, सांस्कृतिक तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करते हुए नारी की क्या स्थिति थी, पुरुषों की क्या मानसिकता थी, क्या गांव की दशा थी, सभी प्रकार की चीजों का हम लोग विश्लेषण करेंगे, जिससे कि हम लोग इस उपन्यास को अधिक से अधिक इसका पोस्टमार्टम कर सके। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज हम लोग पात्रों पर चर्चा करेंगे और विशेष करके पात्र में जो सबसे, ऐसे तो कोई पात्र बहुत ज्यादा प्रमुख नहीं है, लेकिन बावजूद पात्रों की यदि बात करिएगा तो डॉक्टर प्रशांत जो हैं उन सभी पात्रों में सर्वाधिक प्रमुख हैं। तो डॉक्टर प्रशांत की आज हम लोग विधिवत बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको विभिन्न प्रकार के पात्रों की चर्चा कर देना चाहता हूं। और डॉक्टर प्रशांत को हम लोग जैसे होरी को डिटेल किए थे, डॉक्टर प्रशांत को यदि आप जान जाते हैं, डिटेल कर लेते हैं, तो आपका 40-50% पात्रों वाला जो है समस्या वो आपका खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर प्रशांत के बारे में डिटेल में जानना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर प्रशांत पर आज हम लोग उनका पोस्टमार्टम करेंगे, उनका देखेंगे कि उनका क्या क्या
उनका दुर्गुण क्या था, उनका अवगुण क्या था, उनकी अच्छाई क्या थी और उन्होंने क्या क्या करा, और डॉक्टर प्रशांत केंद्र बिंदु में रहे हैं। बहरहाल मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी पात्र को ज्यादा महिला अंचल में हाईलाइटेड नहीं होने दिए हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फिर भी हम लोग पात्रों के माध्यम से, तो आज हम लोग प्रमुख प्रमुख पात्रों की चर्चा करेंगे। हम थोड़ा कलम उठा लें। तो आज हम लोग पात्रों पर चर्चा करेंगे। पात्र बहुत ज्यादा जरूरी है। पात्र में बहुत सारे पात्र आ जाएंगे। सबसे पहला जो नाम आ जाएगा पात्र का, वो आ जाएगा डॉक्टर प्रशांत का। सबसे पहला डॉक्टर प्रशांत का आएगा। चूंकि डॉक्टर प्रशांत को बाद में डिटेल अभी करने वाले हैं, जस्ट 5 मिनट बाद, इसलिए डॉक्टर प्रशांत के बारे में अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत के बाद यदि आप बात करिएगा तो कमला या कमली जिसको बोलते हैं हम लोग, कमली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये दूसरा कैरेक्टर है और कमली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डॉक्टर प्रशांत का ज्यादा डिटेल करने वाले हैं आज, इसलिए डॉक्टर प्रशांत के बारे में बहुत ज्यादा हम अभी नहीं कह रहे हैं। सभी पात्रों का थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण विशेष करके पात्र हैं उसका कम से कम नाम लिख दे रहे हैं और एक छोटा सा परिचय, और उसके बाद डॉक्टर प्रशांत का डिटेल में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर प्रशांत से प्रश्न आएगा ही आएगा। यदि फणीश्वरनाथ रेणु का महिला अंचल है, महिला अंचल में प्रशांत से क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता है। प्रशांत का कैरेक्टर को हम लोगों को अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है। इन्हीं 2 लाइन नहीं समझ लेना है कि वो प्रशांत था, वो अनाथ था और वो कमली से क्या कैसे था, वो जो हम पिछले दिन बताए थे उतना से काम नहीं चलेगा। आज थोड़ा डिटेल करेंगे। आज डॉक्टर प्रशांत के बारे में थोड़ा सा डिटेल करने वाले हैं। बावजूद कमली के बारे में, डॉक्टर प्रशांत के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर भी आपको इतना तो पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ व्यक्ति थे, जिनके माई बाप का कोई विशेष अता पता था नहीं, है ना। इनकी माँ जो है सो एक मिट्टी का हंडिया होता है, उसमें इनको जो है सो बहा दी थी, जैसे कर्ण को बहाया गया था उसी तरीके से कुछ था। कभी कभी ये अपनी अनोन माँ को लेकर के भावुक हो जाते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कमली जो होती है वो एक तहसीलदार की बेटी होती है, और यह जो होती है थोड़ी सी पागल टाइप की होती है। पागल भी नहीं कह सकते हैं। इनका किसी किसी कारण से विवाह बार बार कटता है, जिससे कि इनको मिर्गी की समस्या भी होती है, और विभिन्न प्रकार की जो लड़कियों में विवाह से पहले की समस्या एक हो सकती है। जब बहुत ज्यादा एज जब जाता है तो उस प्रकार की समस्या से ये कमली ग्रसित थी। और डॉक्टर प्रशांत जो है इनको इनकी इस समस्या को, चूंकि ये पहली टाइप की इसकी समस्या थी, गांव में तो और भी लोग नहीं समझते हैं कि भूत लगा है XYZ, लेकिन बावजूद डॉक्टर प्रशांत इसकी समस्या को समझते हैं। रेडियो थेरेपी के माध्यम से जो है इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, अंततः ठीक कर लेते हैं और डॉक्टर प्रशांत इससे विवाह भी कर लेते हैं, बाद की बात है। ठीक है, तो कमली के बारे में कम से कम आप ये जान लीजिए कि यह एक प्रमुख स्त्री पात्र है। प्रमुख स्त्री पात्र है, प्रमुख स्त्री पात्र है, प्रमुख स्त्री पात्र है। इनको मिर्गी की समस्याएं हैं। अजीब आपको लगेगा, और हिस्ट्रिया बीमारी होती है, आप ये जानते होंगे। इनको यह भी समस्या है। ठीक बात है। विश्वनाथ की बेटी है, ये तहसीलदार होते हैं। विश्वनाथ 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 तहसीलदार है। विश्वनाथ की ये बेटी है, विश्वनाथ की ये बेटी है तहसीलदार। विश्वनाथ के पास बहुत धूर्त किस्म का आदमी होता है। विश्वनाथ, इसके पास 1000 बीघा के आसपास इसके पास जमीन होती है। इसके पास जमीन बहुत होता है विश्वनाथ के पास, और इसकी इकलौती बेटी होती है। आप याद रखिएगा, कमली इसकी इकलौती बेटी होती है। ये विश्वनाथ तहसीलदार होता है और इस तहसीलदार की इकलौती बेटी कमली होती है। कमली थोड़ी सी करेक्ट टाइप की होती है, दिमाग ठीक नहीं रहता है, और इसका विवाह बार बार टूटता है। 3 बार लगभग इसका विवाह टूट चुका है। इससे ज्यादा ये और फ्रस्ट्रेट रहती है। इसको धन्य है डॉक्टर प्रशांत का कि इसकी समस्या को समझते हैं और इसका इलाज फाइनली करते हैं। डॉक्टर कमली के बारे में और बाद में हम लोग, सॉरी, ये जो कमली लड़की है इसके बारे में और भी हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करते चले जाएंगे। डॉक्टर प्रशांत आज हम टारगेट रखें, डॉक्टर प्रशांत के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊं। ठीक है, फिर भी बाकी कुछ कुछ पात्रों की चर्चा धीरे धीरे करते चलते हैं। एक कालीचरण नाम का व्यक्ति होता है। कालीचरण अच्छा व्यक्ति होता है, इसको पॉजिटिव रूप में दिखाया हुआ है। कालीचरण जो होता है वो एक साहसी व्यक्ति होता है।
गांव का बहुत ही तगड़ा साहसी व्यक्ति होता है, इसको डर भय किसी से लगता वगता नहीं है। ठीक है, ये कालीचरण की हम लोग बात कर रहे हैं। गांव का सबसे जो है वो साहसी व्यक्ति होता है। बाद में ये शोषण और ये गरीबी के दुष्चक्र को देख करके कि समस्या ही समस्या है गांव में, तो लाल झंडा को थाम लेता है। लाल झंडा लाल सलाम। और उसके बाद जो है वो लाल झंडा के बैनर तले जो है यह एक समाजवादी जो पार्टी होती है सोशलिस्ट, तो समाजवादी पार्टी से जुड़ जाता है। अभी मुलायम सिंह यादव की अभी अभी मृत्यु हुई है, और आपको समाजवादी पार्टी से वो रिलेटेड थे, आपको पता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो वही समाजवादी पार्टी जो जयप्रकाश नारायणन और राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी, उससे ही प्रभावित होकर के कालीचरण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो याद रखिएगा, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करता है। ये अच्छा व्यक्ति है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर में है। कालीचरण एक साहसी व्यक्ति है। डॉक्टर प्रशांत को भी जो है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। डॉक्टर प्रशांत के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके माई बाप का कोई अता पता नहीं था, यह अनाथ व्यक्ति था। डॉक्टर प्रशांत का बाद में डिटेल करेंगे। कालीचरण की जहां तक बात हो तो कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उससे ही वो आगे बढ़ते हैं। कालीचरण के बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, अभी विशेष नहीं तो अनुआ जाइएगा। तो अभी बात कर रहे हैं, एक मिनट। तो कालीचरण जो होता है वो गांव का सबसे साहसी व्यक्ति है। गांव का सबसे साहसी व्यक्ति, थोड़ा सा बस एक क्लू है आपको ध्यान रखने के लिए, ये जरूरी है आपको। सबसे क्या है, साहसी व्यक्ति है। दूसरा बात यह है कि ये क्या होता है, तो ये बाद में जो है ये बाद में क्या ज्वाइन कर लेता है, तो सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। सोशलिस्ट पार्टी को ये क्या कर लेता है, सोशलिस्ट पार्टी को क्या कर लेता है, ये ज्वाइन कर लेता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद की, जो कमली या कमला के बाप होता है। ठीक है, तो ये कमली या कमला के ये जो विश्वनाथ है वो कौन आदमी है। कालीचरण के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में और बात करते चलेंगे, ठीक बात है। तो हम लोग अब थोड़ा सा विश्वनाथ प्रसाद के बारे में बात कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जो है, यद्यपि आप जान गए हैं कि ये कमली का पिता है, ठीक है, और ये इसके पास लगभग 1000 बीघे की जमीन है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वनाथ प्रसाद ये व्यक्ति का नाम है। विश्वनाथ प्रसाद जो है वो इसके पास लगभग 1000 बीघा, 1000, एक तो कि बहुत चतुर आदमी है, चतुर है, थोड़ा सा धूर्त भी कह सकते हैं, दो लोगों को बेवकूफ बनाना इसका काम है। इसके अलावा ये तहसीलदार होता है, तहसीलदार के पद पर होता है। इसके पास जमीन सबका हड़प उड़प करके लगभग 1000 बीघा लगभग रखता है। और ये कमला का बाप है, कमला या कमली का ये बाप है। इसकी मात्र एक बेटी है कमली, ठीक बात है। इतना बस आपको जानना है, इसके अलावा आपको और कुछ विशेष नहीं जानना है, ठीक बात है, आपको कुछ और नहीं जानना है। एक और व्यक्ति थे बलदेव के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। बलदेव भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैं लिख देता हूं बलदेव या बालदेव जो है, बलदेव, ये जो व्यक्ति होता है वो एक लक्ष्मी महिला होती है, उसका पति होता है। बाद में हम लक्ष्मी के बारे में बताएंगे। फिर भी ये इस कहानी जो है वो आपको यहीं से शुरुआत होती है, बलदेव से ही। जो ये जो मैला अंचल है, शायद आप लोग कभी पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये चननपट्टी गांव का, ऐसे ये रहने वाला है चननपट्टी गांव का। बलदेव जो है वो चननपट्टी गांव का रहने वाला है। ये जो मेरीगंज में जो है वो आता है, इसका रिलेशन होता है, मौसी का घर होता है। ये जब आता है तो ये जेल भी गया हुआ है, बलदेव या बालदेव जो है 2 साल जेल में भी रहा है। अब ये जब वापिस आता है तो ये मैला अंचल में फणीश्वर नाथ ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि पहले गांव में कितना अफवाह उड़ता था, एक प्रोपोगेंडा टाइप का, मतलब कि कुछ से कुछ। डॉक्टर प्रशांत इलाज करने के लिए गए हैं, लोगों को इंजेक्शन देते हैं, तो किसी ने ये फैला दिया कि ये इंजेक्शन दे करके जो है वो लोगों की शक्ति को छीण करता है, कमजोर बनाता है ना।
इससे नपुंसकता आती है। उसका जो अभी अभी कोरोना में भी कुछ इसी तरीके का हल्ला हुआ था, जब लोग इंजेक्शन ले रहे थे तो किसी ने यह हल्ला कर दिया था, और बढ़िया पढ़े लिखे लोग भी जो है एक बार लेने से डरते थे कि पता नहीं क्या गड़बड़ी हो जाए। तो अफवाह उस समय आप सोचिए कि कितना तेजी से बढ़ता होगा, फैलता होगा। आज तो गूगल है, इंटरनेट है, लोग हैं जानकार, उनसे आप पूछ लीजिए कि सर क्या ऐसी बात है क्या, तो आपको क्लियर कट बता देंगे। लेकिन पहले कितना तेजी से अफवाह फैलता होगा आप समझ लीजिए। तो ये जो बलदेव रहता है वो गांव में अपनी मौसी के यहां जब जाता है तो उसको लोग ये घोषित, अच्छा उसी समय मलेरिया कैंप वाले आते हैं। मलेरिया उस समय बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, अब काला आजार, जिसको काला जर भी आजकल हम लोग कहते हैं, तो काला आजार और मलेरिया उस समय की बहुत भयंकर बीमारी थी। उस पर रिसर्च करने के लिए जो टीम आता है तो वो इसके पीछे पीछे, तो संजोग होता है कि बलदेव भी आया है गांव में, और संजोग होता है कि बलदेव भी है, और संजोग होता है कि मलेरिया वाले कैंप लगाने के लिए डॉक्टर लोग आए हैं, डॉक्टर नर्स। ये डॉक्टर के देख के लोगों को लगता है कि सिविल में जो है सो पुलिस आ गई है। अब पहले पुलिस को देख करके लोगों का हाड़ कांपता था, है ना। सामान्य कोई पुलिस फौजी भी होता था तो उसको देख करके लोगों का हालत खराब होता था कि पता नहीं कब पकड़ के ले जाए, क्या गारंटी है। तो ऐसे में ये लोगों को ये लगा कि बलदेव को पीछे पीछे पुलिस आ गई है और ये बड़ा बेकार आदमी है, ये गांव में पुलिस घुसवा दिया। बात समझ रहे कि नहीं। तो इस तरीके की कहानी होती है। तो बलदेव जो होता है ये चननपट्टी गांव का व्यक्ति है। कौन से गांव का व्यक्ति है? इसके गांव का नाम है चननपट्टी, आप इसको चंदनपट्टी भी कह सकते हैं। वहां पर अपभ्रंशित करके रहता है, चननपट्टी गांव का ये व्यक्ति है, चननपट्टी गांव का ये व्यक्ति है, ठीक है। मेरीगंज में क्यों आया था? मेरीगंज में इसकी मौसी का घर था। मेरीगंज में इसकी मौसी का घर था। किसका घर था? मौसी का घर था, ठीक है। बाद में ये लक्ष्मी से विवाह कर लेता है, ये याद रखिएगा, लक्ष्मी से विवाह कर लेता है, विवाह कर लेता है। लक्ष्मी कौन है अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मी एक बेहतरीन पात्र है महिला अंचल का, तो लक्ष्मी के बारे में अभी जस्ट कुछ देर में बताने वाले हैं। तो लक्ष्मी से ये विवाह करता है बलदेव जो है बाद में, बहुत बाद में, ठीक बात है। तो बलदेव के बारे में या बलदेव के बारे में ये जानिए, ये चननपट्टी गांव का व्यक्ति है, मौसी के यहां आया था, मौसी का घर था इसका मेरीगंज। वहीं पर जो है सो अफवाह फैल जाती है कि इसी के चक्कर में कांड हो रहा है। तो बलदेव के बारे में भी हम लोग बाद में और डिटेल में बात करेंगे। एक महंत सेवादास थे, एक महंत सेवादास थे, सेवादास। ये महंत सेवादास होते हैं, ये महंत जो सेवादास होते हैं वो बड़े बेकार किस्म के व्यक्ति होते हैं। ये गांव के मठ में महंत होते हैं मेरीगंज के क्षेत्र में। मेरीगंज एक थोड़ा बड़ा क्षेत्र है, बड़ा कस्बा, थोड़ा सा बड़ा गांव है, तो विशुद्ध गांव कस्बा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कई गांवों का समूह आप कह सकते हैं, बड़का गांव है कुल मिलाकर के। और ये जो सेवादास हैं वहीं पे महंत हैं। ये जो महंत हैं इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है। ये अपनी एक दासी रखे हैं जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसकी शादी बाद में बलदेव से होती है। ये लक्ष्मी का शारीरिक शोषण करते हैं। ये कहने को है पंडित जी महंत, लेकिन लक्ष्मी को रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो है इनका कैरेक्टर बहुत ठीक नहीं दिखाया हुआ है महिलांचल में हमारे फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो इस प्रकार से ये सेवादास जो है वो ठीक नहीं है। ये सेवादास जो है ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, इनका कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाया है। लक्ष्मी का शारीरिक शोषण करते हुए ये पाए जाते हैं। बाद में किसी तरीके से बलदेव से विवाह हो जाता है लक्ष्मी का। तो ये आप महंत हैं, ये दो महंतों का जिक्र आया है विशेष करके, सेवादास और रामदास का। इसमें ये एक नंबर के धूर्त महंत है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं कि एक नंबर का ये धूर्त महंत है, ये महंत है लेकिन धूर्त है। बाद में ये आंधर भी हो जाता है बाद में ये अंधे हो जाते हैं। लक्ष्मी जो लड़की होती है लाचार, लक्ष्मी का ये क्या करते हैं कि शोषण करते हैं। लक्ष्मी का ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी का
कोई रहता नहीं है इनके सिवाय, तो इसलिए इनको मौका मिल जाता है और ये शोषण कर देते हैं। ठीक है, ये सेवादास जो रहते हैं, ये एक नंबर के दो किस्म के आदमी हैं। एक आपके रामदास भी होते, सेवादास के अलावा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है महंत रामदास। ये म का मतलब महंत है, महंत रामदास, ये इसी के पद चिन्हों पर चलता है। सेवादास के बाद जो है, सेवादास के बाद जो है ये आपको जो है कहीं ना कहीं सेवादास के बाद जो है ये महंत बनने का प्रयास करते हैं। सेवादास के ये शिष्य होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको किसी तरीके से बाद में जो है ये बनाया जा पाता है महंत उस गांव का। लोग शुरू में इनको महंत बनाने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। एक नागा साधु रहते हैं, उनको किसी तरीके से भगा करके और रामदास को क्या किया जाता है, बना दिया जाता है महंत। तो सेवादास के जगह पर कौन महंत बनता है, रामदास बनते हैं। ये गांव का घटना हो रहा है, गांव में सभी पात्रों की चर्चा हो रही है। ये डॉक्टर प्रशांत है जो गांव में आया है इलाज करने के लिए। इसके पहले एक डॉक्टर मार्टिन थे। अभी ये कहानी चल रहा है लगभग 1945-46 का ये कहानी चल रहा है। डॉक्टर प्रशांत वाला 1945-46 ये सब का कहानी चल रहा है, बात समझिएगा। डॉक्टर प्रशांत 1946 ईस्वी में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार होती है, प्रधानमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह वाली सरकार में जो है वो डॉक्टर प्रशांत जो होते हैं, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस की सरकार थी बिहार के क्षेत्र में, समझ रहे बात के। तो बिहार में पूर्णिया से इनका संबंध था डॉक्टर प्रशांत का। ये स्वास्थ्य मंत्री से कनेक्शन भिड़ा करके अब अपना गांव में पोस्टिंग कराते हैं डॉक्टर प्रशांत। अभी इनके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। डॉक्टर प्रशांत को उस समय के सबसे बड़े जो सिविल सर्जन थे, सबसे बड़े सर्जन जो ऑपरेशन करता उसको सर्जन बोलते हैं। तो उन्होंने इनको जो है बेवकूफ कहा था कि डॉक्टर प्रशांत बेवकूफ है, क्योंकि इनको हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तुमको तो विदेश जाने का पढ़ाई है, तुम इतना पढ़ लिए हो तो तुम यहां क्या करने आओगे। लेकिन डॉक्टर प्रशांत ने कसम खाया था कि हम गांव में जाकर के अपनी सेवा देंगे। ये क्यों ऐसा हो गए थे, इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरीगंज की कहानी है, डॉक्टर प्रशांत के बारे में आप जान रहे हैं। ये कमली को मिर्गी आता था, ये आप समझ ही रहे हैं। कालीचरण एक साहसी व्यक्ति था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसके बारे में हम लोग कालीचरण वगैरह के बारे में और बाद में डिटेल में बात करेंगे। एक ही दिन में सब पात्रों का चर्चा नहीं संभव है, प्राण भी हम दे देंगे तब भी आपको नहीं बता पाएंगे एक दिन में, इतना बड़ा ये उपन्यास है। विश्वनाथ प्रसाद जो है एक प्रकार से तहसीलदार होते हैं और विश्वनाथ प्रसाद की ही बेटी होती है कमली, जिसका दिमाग आधा रहता है, उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन प्रशांत ठीक कर देते हैं। और बलदेव जो है वो बलदेव मौसी के यहाँ मेरीगंज इसके मौसी का घर है, ये चंदनपट्टी गांव का है। ये आया तो अफवाह फैल गया कि इसके चक्कर में पुलिस आई है, बल्टी वल्टी वाला पूरा कहानी है, वो डिटेल अभी आपको कहने की जरूरत नहीं है। सेवादास और रामदास गांव के महंत हैं। सेवादास पहले थे, ये आन्हर हो गए थे बाद में, ठीक है। रामदास जो थे, ये भाई साहब जो रामदास थे, ये सेवादास के चेला थे, शिष्य थे। तो ये सेवादास के क्या थे, रामदास शिष्य थे। रामदास सेवादास के क्या थे, शिष्य थे, ठीक बात है। ये सेवादास के क्या थे, सेवादास के शिष्य थे, ठीक बात है। इनका भी आचरण ठीक नहीं था, ये कहने को महंत थे, ये राम पेरिया को रखते थे, ध्यान से समझिएगा। नाम ही ऐसा किया है फणीश्वर नाथ ने कि गांव में जो चीजें होती हैं उसका विधिवत वर्णन किया है। तो राम पेरिया को क्या ये दासी के रूप में रखते थे, है ना। और ऐसे कंडीशन में जो है इसका इन्होंने शोषण करा। तो यहां पर यह दिखा रहा है कि किस प्रकार से पुरुषवादी मानसिकता है, जो महिलाओं को जो है वो उनका गाहे बगाहे जब मौका मिला तो उसका शोषण किया ही गया। तो यहां तो गोदाम से भी बदतर स्थिति है, जिसको मौका मिल रहा है उसका बस जो है सो शोषण कर दे रहा है।
महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। किसी की खलासी से शादी हो रही है, किसी को कोई छोड़ दिया, किसी को कैसे, तमाम प्रकार की घटनाओं का बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया गया है। इसलिए महिला अंचल को जो है वो विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण क्षेत्रों का वर्णन करने वाला जो है गोदान से भी तगड़ा उपन्यास माना जाता है। गोदान से भी बेहतरीन। अब महिला अंचल के बाद क्रांति आ गई थी। गांव की चीजों को जो लिखता था, एक ऐसा प्रचलन हो गया था शुरुआत में गोदान के बाद। गोदान तो 1935-36 का न था उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आजाद भारत में, या आजादी से कुछ पहले और आजादी के बाद, गांव पर लिखने पर बहुत ज्यादा लोगों को उतना ज्यादा रिवार्ड नहीं मिलता था। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु ने यह सिद्ध किया, उसके बाद तो इस क्षेत्र में लिखने का होड़ मच गया। लोग ताबड़तोड़ लिखने लगे। तो तमाम प्रकार के पात्रों की इन्होंने चर्चा की। आप देखिए नाम भी कैसा कैसा है। विश्वनाथ ये गांव का नाम है, कालीचरण, कमली, बलदेव, सेवादास, रामदास। ये आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि एकदम आपके मेरे गांव का कोई व्यक्ति हो, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन। और ये एकदम विशुद्ध रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव है जिसके बारे में ये कहानी है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे एक बावन दास थे जिनका हाइट बहुत कम था, इनको नाटवा कहते थे लोग। बावन दास थे ये, ठीक है? तो ये जो बावन दास थे इनकी हाइट बहुत कम थी। और ये जो भाई साहब थे बावन दास, ये स्वराजी थे। इसको सुराजी भी कहते थे लोग। स्वराज को सुराज लोग उस समय कहते थे। स्वराज, गांधी जी ने स्वराज वाला जो नारा दिया था, है ना? तो स्वराज की जहां तक जो बात हो रही थी, विभिन्न प्रकार के लोकमान बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो जो स्वराज का डिमांड तो फाइनली 1929-30 से हो रही थी। समझ गए? पूर्ण स्वराज की जहां तक बात है, ठीक है? तो ये जो स्वराज की बात होती थी, स्वराज को उन्होंने अपभ्रंशित करके गांव के लोग सुराज कहते थे, सुराज। तो ये जो इनको सुराजी कहा जाता था, ये बावन दास को सुराजी। सुराजी का मतलब कि ये स्वराज पसंद करता था, है ना? ये बावन दास हाइट में बहुत कम था। ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध था, इतना तगड़ा भाषण देते थे बावन दास कि इनको कहा जाता था कि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी चिन्हते थे। इनका पहचान जो है, मतलब इनको कई बार ऐसा तगड़ा भाषण दिए कि नेहरू और गांधी की उपस्थिति में दे दिया और उन्होंने पीठ थपथपाया कि भाई बहुत बढ़िया आपने भाषण दिया। तो इनका बड़ा डिमांड था, ये तगड़ा भाषण देते थे और ये स्वराजी थे। ये आदमी ठीक था, ये गांधीवादी कहा जाता है बावन दास। लेकिन बाद में इनकी हत्या लोग कर देते हैं, तो ये बड़ा अजीब सिस्टम था, ठीक है? अब इनकी हत्या कैसे हो गई, कौन करा, बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इनकी हत्या भी हो जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये एक थोड़े नाटा थे, इसीलिए इनका नाम बावन दास था। ये स्वराजी थे, स्वराजी मतलब सुराजी भी कहा जाता है, सुराजी। ये नेहरू और नेहरू प्लस गांधी तक जाने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनको जो है, इनको कांग्रेसी नेताओं ने मरवा दिया था। एक्चुअली कांग्रेस के जो लोकल लीडर थे मेरीगंज के आसपास के, तो बावन दास उसका भंडाफोड़ कर दिया था कि लोग अपने स्वार्थ के खातिर जो है वो कांग्रेस का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो लोकल जो कांग्रेसी लीडर थे, अब ये समझे कि ये बावन दास तो बड़ा खतरनाक निकला, ये हम लोगों का भाठा बुड़ा देगा, इसलिए बाद में इनकी हत्या हो जाती है। बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो बावन दास की भी चर्चा आप जानते रहिएगा, बावन दास की चर्चा आप लोग जानते रहिएगा। लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूं। लक्ष्मी को आपने समझा कि लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी के बारे में ये देखिए, ये सेवादास इनको रखे हुए थे। लक्ष्मी का शोषण किसने किया था? सेवादास। ठीक मानते हैं? लक्ष्मी का शोषण किसने करा? सेवादास ने। यद्यपि लक्ष्मी के ही पैरवी पर रामदास को सेवादास के बाद जो है वो क्या कर दिया गया था, महंत घोषित किया गया था। तो हम लोग सेवादास रामदास की बात कर लिए, बावन दास की बात कर लिए जो नाटा आदमी था बावन दास।
और बावन दास सुराजी था, सुराजी। और बाद में इनकी हत्या हो जाती है, कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा इनकी हत्या कराई जाती है। माना जाता है कि ये भंडाफोड़ कर रहे थे सबका बावन दास। लक्ष्मी जो रहती है, ये महिला जिसको सेवादास जो है जिनका शोषण किए हुए होते हैं, तो लक्ष्मी की बात करिएगा तो ये लक्ष्मी, पिता का नाम था रामचरण परसाहा, पिता का नाम था रामचरण परसाहा, राम चरण परसाहा। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। जब से इनके पिता की मृत्यु हुई, तब ये जो सेवादास महंत था, इनको यही सेवादास ही जो था, इनका सब वही था, सेवादास। इसके बाद सर्वे सर्वा इनका हो गया। अब ये गरीब कमजोर घर की थी, इसको कोई देखने वाला था नहीं, तो इसका लाभ सेवादास ने उठाया, ठीक है। और इसी के वजह से बाद में जो नागा साधु थे, एगो नागा साधु थे, नागा साधु के जगह पर नागा साधु लरसी दास थे, तो लरसी दास को भगा के रामदास को नियुक्त किया गया था। ये मैंने लिख दिया है, ये आपको जानिएगा। लेकिन बाद में इनकी शादी, लक्ष्मी की शादी किससे हो जाती है, आप कमेंट करिए, मैंने यहीं पर लिख दिया है। लक्ष्मी की शादी जो है बाद में किससे हो जाती है, आप कमेंट करिए, आप देखते चल रहे हैं कि नहीं। लक्ष्मी की शादी बाद में किससे हो जाती है, ये रामदास का सपोर्ट करती है। देखिए, लक्ष्मी का ये प्रॉब्लम है कि लक्ष्मी का शोषण सेवादास किया। लक्ष्मी के बाप का नाम था रामचरण, रामचरण की मृत्यु हो गई, तब से ये जो महंत जो सेवादास थे, इनको खाना पीना की व्यवस्था कर देते थे सेवादास, लेकिन इसी का फायदा उठा करके लक्ष्मी का शोषण किए। बाद में सेवादास की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, सेवादास की मृत्यु हो गई। जब सेवादास की मृत्यु हो जाती है, तो अब इसके जगह पे रामदास को महंत बनाने की बात आती है। लेकिन इसमें मामला फंस जाता है कि एगो नागा साधु भी रहता है, जिसका नाम रहता है, मैं लाल से अंडरलाइन करता हूं, जिसका नाम रहता है लरसी दास। तो ये लरसी दास जो होता है, लरसी दास ये नागा साधु है, और अब सेवादास के जगह पर लरसी दास साधु जो था वो बनना चाहता था। लेकिन लरसी दास को न बनवा करके लक्ष्मी जो होती है वो रामदास को महंत बनवा देती है, महंत बनने में फायदा था। लेकिन रामदास से विवाह न करके लक्ष्मी जो है वो बलदेव के साथ विवाह करती है। किससे विवाह करती है, बलदेव के साथ। क्लियर बात है, यहां तक बात समझे कौन किससे विवाह कर रहा है। ये उपन्यास कुछ ऐसा ही होता है। ये गांव की तमाम प्रकार की समस्याओं, कुरीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, है ना, जो कुछ एक कह सकते हैं कि जो गंदी प्रथाएं जो चली आ रही थी, या जो लोगों की गंदी मानसिकताएं थी, या जो लोगों में भलाई या अच्छाई का जो भाव था, उन सभी चीजों को आप जान पाएंगे इन सभी चीजों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से। तो पहले तो आप कैरेक्टर के बारे में जानिए, पात्र के बारे में जानिए। हम लोगों ने डॉक्टर प्रशांत के बारे में बाद में डिटेल हम करेंगे, कमली, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद, बलदेव, सेवादास, रामदास, बावन दास और लक्ष्मी के बारे में अभी तक हमने आपको डिटेल किया। दो चार और पात्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ममता हो गई। ममता डॉक्टर प्रशांत की जो है वो मित्र थी, फ्रेंड थी, और ममता ही थी जो डॉक्टर प्रशांत से उसका चिट्ठी का मतलब ये क्या करता था, उस समय क्या होता था, उस समय के रूप में कैसे भेजा जाता था, वो तार, या आप कह सकते हैं कि कुरियर को उस समय कुछ दूसरा कहते थे। किसी को याद आ रहा है कुरियर को उस समय क्या कहते थे? उस समय कुरियर को क्या कहते थे? कुरियर को उस समय क्या कहते थे? जो चिट्ठी भेजने का तरीका होता था, अभी जुबान पे नहीं आ रहा है हमको। कुरियर को उस समय क्या कहते थे?
कमेंट करिए यदि किसी को याद आ रहे हैं तो। कुरियर को, अरे जो चिट्ठी वगैरह भेजा जाता था, हाँ डाक और क्या बोल रही है, बेतार, नहीं बेतार, बेतार तो नहीं, चलिए जो भी है ठीक है, तार वगैरह कहते थे, ठीक है। एक और शब्द है जो हमको अभी ध्यान में बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है, हम बाद में बता देंगे। तो डॉक्टर प्रशांत की जो मित्र थी ममता, ममता, ठीक है, तो जो वो भी डॉक्टर थी, लेकिन वो भी कुछ इसी टाइप की व्यक्ति थी। वो समाज सेवा करती थी, पटना में रह करके समाज सेवा कर रही थी। जब भी पटना में कोई बड़े समाज, महिला समाज सेवी का नाम आता था तो डॉक्टर ममता का नाम आता था। और डॉक्टर ममता के पास ये कुरियर किया करता था, ये इधर से चिट्ठी भेजता था। कौन? डॉक्टर प्रशांत, साथ में पढ़े लिखे थे, वो इसके विचारों को समझती थी, फीलिंग को समझती थी ये ममता। तो ममता जो थी वो डॉक्टर प्रशांत की भावनाओं को समझ पाती थी। तो इसलिए काफी जो यहां पे इसको घटना घटता था मेरीगंज में, यहां से ये चिट्ठी लिखा है। तो महिला अंचल में वो पूरे चिट्ठी का वर्णन हुआ, जिससे कि आप डॉक्टर प्रशांत की भावनाओं को भी समझ पाएंगे और वहां जो घटनाएं घट रही थी उसको भी आप समझ पाएंगे। तो वो भी एक तरीका होता है कि डॉक्टर एक पात्र दूसरे पात्र को चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी वायरल हो गया, तो उस चिट्ठी में वो क्या लिखा उससे भी हम लोगों को, हम पाठकों को जानने समझने में मदद मिलती है कि वो डॉक्टर प्रशांत का क्या विचार था। गांव में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देख करा डॉक्टर प्रशांत ने, वो कैसा रहा होगा, तो उसके बारे में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर प्रशांत ममता को बार बार चिट्ठी लिखते थे। किसको चिट्ठी लिखते थे? ममता को। डॉक्टर ममता जो पटना में ही जो क्या थी, एक प्रकार से समाज सेविका के रूप में काम करती थी, ठीक है। कुछ अन्य लोगों के बारे में, जैसे मान के चलिए कि एक ज्योतिषी से या ज्योतिषी से, ज्योतिषी या ज्योतिषी, तो ये जो ज्योतिषी या ज्योतिषी थे, जैसे ममता के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, डॉक्टर ममता। तो डॉक्टर ममता के बारे में बात किया जाए तो डॉक्टर ममता जो थी, डॉक्टर ममता जो थी, डॉक्टर ममता जो थी, पहले तो इसको लाल से इधर घेर लेने दीजिए। डॉक्टर ममता की यदि चर्चा करी जाए तो डॉक्टर ममता जो थी वो आपको जो है पटना में क्या करती थी, पटना में महिला समाज सेवी के रूप में थी, ठीक है। ममता के बारे में और बात करिएगा तो इनके बाप का नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव, ये भी याद रखिए, काली प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक बात है। ये जो थी वो प्रशांत का हमेशा से समर्थक रही थी, प्रशांत का समर्थक रही थी। प्रशांत जो भी काम करते थे, डॉक्टर प्रशांत कौन है? जो मेरीगंज में आ करके और लोगों का इलाज कर रहा है। तो डॉक्टर प्रशांत का ये हमेशा से डॉक्टर ममता समर्थक रही है, याद रखिएगा। नहीं तो पूछ लेगा कि डॉक्टर प्रशांत के विरोधी कौन थे, तो डॉक्टर प्रशांत के विरोधी ममता नहीं थी। ममता जो है वो बात को समझती थी, बहुत वाहवाही की थी। जब वो विदेश छोड़ करके और मेरीगंज में आने का निर्णय लिए थे और अपनी पोस्टिंग पैरवी करा करके जब गांव में कराए थे डॉक्टर प्रशांत, तो ममता ने कहा था कि धन्य हो तुम महान हो, ग्रेट हो, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था। ममता ने काफी अच्छा बात कही थी। तो इस प्रकार से तुमसे हमें यही आशा है, डॉक्टर प्रशांत को कुछ इस तरीके आशा थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और व्यक्ति थे जो गांव के, जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ये थे ज्योतिषी या ज्योतिषी। ये ज्योतिषी या ज्योतिषी थे। ये कैसे व्यक्ति थे? गांव के पंडित टाइप के थे, इनके लोग सुनते थे। ये ज्योतिषी या ज्योतिषी, ज्योतिषी का ये अपभ्रंशित रूप है, गांव देहात में बिगाड़ करके लोग बोलते थे ज्योतिषी। ये व्यक्ति जो था ज्योतिषी, वो क्या करता था कि गांव वालों को भड़काता था, विशेष करके डॉक्टर को देख के, पढ़े लिखे आदमी को देख करके बड़ी चिड़चिड़ा जाता था। तो ये डॉक्टर प्रशांत का ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर प्रशांत से, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी गांव में आता था जो इसके ढोंग का खंडन कर सकता था। तो ये ज्योतिषी जो था वो बड़ी
बुरे तरीके से उस पर टूट पड़ता था, उसका कट्टर जानी दुश्मन हो जाता था। ज्योतिषी जो है यही जो है सो हल्ला करवाया था कि ये जो डॉक्टर प्रशांत है वो गांव के कुआं में जो है, कुआं में वो लाल लाल कुछ डाल रहा है और ये जो है सो इससे हैजा की बीमारी फैलती है। जबकि बात उल्टा था, डॉक्टर प्रशांत कुआं में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कुछ कुछ डाल रहे होंगे जिससे कि हैजा और डायरिया की बीमारी कंट्रोल हो सकती हो। हमारे यहाँ तक गांव में जो है वो इस तरीके का ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो है सो कुछ डाला जाता था। तो वही कुछ डालते होंगे, पहले एक परंपरा थी वो डालते ही थे। अब तो कुआं के पानी से बहुत कम लोग पीते हैं पानी, अब तो चापाकल हो गया, सरकार भी जगह जगह पे हैंडपंप लगाई है और अब तो नल और पता नहीं और क्या क्या, अब तो लोग वो आरओ और पता नहीं क्या जमाना चलाया जो है। तो ज्योतिषी जो है वो एक नंबर का अपना ऐसा व्यक्ति था, पंडित, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए गांव में कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति का वो मजाक बना देता था और उसका जानी दुश्मन हो जाता था, उसके बारे में अंट बंट कहता था कि ये जो सुई दे रहा है, यही हल्ला करवाया था कि डॉक्टर प्रशांत जानबूझ के सुई, ये कहता था कि जर्मनी से ये भेजा हुआ दूत है। ये ज्योतिषी कहता था डॉक्टर प्रशांत को कि जर्मनी से भेजा हुआ ये दूत है, गुप्तचर है, और हम लोगों को सुई दे दे करके नपुंसक बनाने का इसका पूरा प्रपोजल है। और ये तो कुछ लोग मान भी लेते थे क्योंकि ये पहले से जाना माना व्यक्ति था, तो इसकी बातों को लोग मान लेते थे। डॉक्टर प्रशांत इन सभी चीजों से एक बार इनका दिमाग खराब हो गया था, इनकी निष्ठा और आस्था जो है वो गांव से टूट गई और डॉक्टर प्रशांत यहां से भागने, दिल टूट गया इनका। कहे कि जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और विदेश छोड़ करके आए हैं, वो हमको समझता है कि हम यहाँ डायरिया फैला रहे हैं, यहां लोगों को नपुंसक बना रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर प्रशांत का एक बार दिल, आत्मा जो है एकदम टूट जाता है और यहां से ये बोरिया बिस्तारा लेकर के भागना चाहते हैं। बात समझिएगा, क्योंकि ये कहते हैं डॉक्टर प्रशांत कि यहां के लोगों की ममता को जब लेटर लिखते हैं तो ममता को कहते हैं कि यहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें तो सबसे पहले इंसानों के लिए जो है वो स्वस्थ सुविधा मुहैया कराना है, हम जितना इंसानों को हेल्दी कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंसान यहां रहेगा तब ना उसको हेल्दी करेंगे। इंसान है ये नहीं है, यहां दो पाया जानवर है सब। इतना ज्यादा जाहिल है, इतना ज्यादा अनपढ़ गंवार और जाहिलता है कि पूछो मत। ये ममता को लिखते हैं और कहते हैं कि इनकी समस्या इतनी जटिल है कि मेरे पास इनका इलाज नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं। इनको सबसे पहले पढ़ाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, जागरूक बनाने की आवश्यकता है, तब इनको कोई इलाज सूट करेगा। इलाज करवाना नहीं चाहते हैं, उल्टे हम ही को जो है सो घोषित कर दे रहे हैं कि हम जर्मनी से आए हुए हैं और हम कोई किसी गुप्तचर संस्था से हैं। कुआं में ब्लीचिंग पाउडर डालो तो ऐसे कहता है, सुई देने की बात करो तो ऐसे कहता है। और यहां कुछ लोग जो धना सेठ जो बैठे हुए हैं, इन लोगों की बातों में लोग आ जाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। ये डॉक्टर प्रशांत अच्छा व्यक्ति होता है, ये संथाल जनजातियों को भी समझाता है कि तुम कैसे करो। अभी डॉक्टर प्रशांत के बारे में बात करेंगे। तो ये ज्योतिषी जो होता है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है वो लोगों को क्या कर रहा होता है, ये लोगों को क्या कर रहा होता है, ये लोगों को क्या कर रहा होता है कि लोगों को बरगला रहा होता है। तो ये जो है डॉक्टर हो चाहे प्लस दवा हो चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, शिक्षितों के विरुद्ध गांव को भड़काता था। गांव को क्या करता था? भड़काता था। के कौन? तो जो है सो ज्योतिषी, इसका एक इसका बेटा था राम लखन करके। तो ये जो राम नारायण करके था और इसके ज्योतिषी का बेटा, और ये जो इसका बेटा राम नारायण था उसका भी बाद में उसकी भी क्या हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है, लकवा मार देता है। और ऐसे कंडीशन में जो है वो ऐसा होता है कि ये दूसरे को जो बेवकूफ बनाता है, इसका बेटा का
नाम गांव में लोग बोलता है राम लैरेन। इसके बेटा को जो है गांव में लोग, इसका एकमात्र बेटा रहता है, इसका ज्योतिषी का एकमात्र बेटा राम लैरेन चाहे राम नारायण, राम लरेन राम लरेन या राम नारायण इसका बेटा होता है, जिसको क्या मार देता है, लकवा मार देता है, लकवा मार देता है। ठीक है, तो लोग यही समझते हैं, विशेष करके डॉक्टर प्रशांत का यह मानना है कि इसको इसीलिए इसके बेटे को लकवा मारा होगा क्योंकि ये सबको बेवकूफ बना बना के कितने लोगों का प्राण ले लिया। क्योंकि हुआ है हैजा, हुआ है डायरिया, और थोड़ा थोड़ा ये भी समझता है कि इसको बीमारी, किसी व्यक्ति के, गांव के व्यक्ति को बीमारी लगी है, लेकिन ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए उसको बता देता था कि तुमको ऐसा 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 हुआ है, मतलब कोई भूत प्रेत बाधा पिचास। तो ऐसे कंडीशन में बाद में हुआ कि एक बेटवे के लौका ये अपने इसके बेटे को ही लकवा मार दिया। राम लैरेन या राम नारायण रहता है, तो इसके बेटे को क्या मार देता है, लकवा मार देता है ज्योति की। तो लोग प्रशांत ये सबको ये लगता है कि अभी भी भगवान है, भगवान अल्लाह की कृपा से ही जो है इसका बेटा जो है, क्योंकि दूसरे कितने लोगों का ये प्राण ले लिया, तो कहीं ना कहीं इसका जो है सो मजा भगवान चखा दिए। टिल्लो भूते का कमाल है। एगो फुलिया भी थी, फुलिया के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फुलिया जो थी, फुलिया वो महंगू दास की विधवा थी। ये जो फुलिया थी, एक महंगू दास थे, ये महंगू दास की विधवा थी, विधवा थी। और सहदेव मिश्रा की रखैल भी आप कह सकते हैं। ये फुलिया का चर्चा आया है। महंगूदास की विधवा पत्नी थी, महंगूदास की यानी मृत्यु हो गई होगी। इसके बाद एक सहदेव मिश्रा थे, उनकी ये बाद में उनके साथ रहने लगी थी, लेकिन बाद में वो खलासी से ब्याह कर ली थी, बाद में खलासी से ब्याह हो गया था, खलासी से विवाह। ये फुलिया आएगी, हम जब और डिटेल कहानी कहेंगे तो फुलिया के बारे में बात आएगी, तो आप उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा कि फुलिया आई थी। एक मिनट, एगो रामपेरिया थी, रामपेरिया के बारे में भी बार बार जिक्र आ रहा है, तो कुछ महिला पात्रों के बारे में भी बता दे रहा हूं। रामपेरिया, तो राम जो पेरिया थी, रामपेरिया, ये रामपेरिया इसका नाम था। ठीक है, तो आपको पता है रामपेरिया कौन थी। यहां देखिए, यहां पर आया आई हुई है, ये देखिए रामपेरिया कौन है, तो रामपेरिया रामदास की ही, दोनों का नाम एक ही टाइप का है। रामपेरिया रामदास की क्या है, रखेल कह सकते हैं। बड़ा घन चक्कर रहता है एकदम, उस समय तो ऐसा लगता था जैसे मतलब कौन किसको रखता है समझ में नहीं आता है। तो रामदास की क्या होती है, रखेल होती है। ठीक है, और इसको बहुत पतित महिला कहा जाता है, क्योंकि मठ में भी जो है ये क्या कर लेती है कि मांस हमेशा खाती है, मना करने के बाद भी। तो रामपेरिया जो होती है वो मठ में ही जो है, एक तो कि कई लोगों के साथ अवैध संबंध रहता है इनका, दूसरा ये है महंत के साथ ही इनका रहता है रिलेशन, रामदास के साथ। और इसके पहले तो जो सेवादास रहते हैं वो लक्ष्मी को रखे हुए होते हैं। ठीक बात है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये सेवादास लक्ष्मी को रखे रहते हैं, जबकि लक्ष्मी की शादी बाद में जो है वो यह देखिए बलदेव से हो जाती है। ठीक बात है, तो लक्ष्मी का ये कैरेक्टर आप देख रहे हैं। एक जो रामपेरिया होती है, तो रामपेरिया का संबंध जो है रामदास से होता है, और रामदास के साथ तो रहती तो है, बाकी मठ में मांस भी खाती है। तो ये थोड़ी सी इनके बारे में समस्या बताया जाता है। ठीक बात है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो आज की चर्चा इतने ही कैरेक्टर की करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते डॉक्टर प्रशांत का मैं कह रहा था कि कुछ डिटेल बता दूंगा, तो डॉक्टर प्रशांत के बारे में भी 2-4 लाइन और सुन लीजिए डिटेल में, जिससे कि हमको और पात्रों के बारे में जो है 8:15 बज रहा है, 8:30 तक बस आप रुक जाइए, 8:30 तक हम आपको छोड़ देंगे। थोड़ा सा डॉक्टर प्रशांत के बारे में सुन लीजिए, डॉक्टर प्रशांत का डिटेल थोड़ा सा हम लोग इनका
पोस्टमार्टम करते हैं कि कहां पर ये जन्मे थे, ये कैसे आए थे, ये क्या किए, कैसे डॉक्टर बन गए, इनको कैसे विदेश जाने का मौका मिल रहा था। बाकी तो इतना बार बोल दिए कि कुछ कुछ काम भर तो आप लोग समझिए गए, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में डॉक्टर प्रशांत के बारे में 2-4 लाइन आपके नोट्स में भी रहे, डॉक्टर प्रशांत के बारे में जानकारी रहे, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, इतने पात्र आएंगे, अभी बहुत सारे पात्र आते चलेंगे। पता चले रंपेरिया घुस गया जो है सो गोदान में, अब भोला की आप पत्नी बना दे रामपेरिया को, नहीं समझ बात के, वो घुसेगा। अभी और बहुत सारा कहानी और बहुत सारा और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो ये मले में घुस जाएगा। आप क्या समझते हैं, गड़बड़ाएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा अभी से उसको याद करते चलिए, समझते चलिए। हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डॉक्टर प्रशांत के बारे में। डॉक्टर, देखो ये सब चीज समझ जाओगे कि कैसे क्या, ये सब बड़ा छीछा लेदर वाला चीज है। ये सब जब आप समझ जाते हैं एक सूक्ष्मता से वर्णन, तो फिर हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के बारे में कैसे बात करेंगे जब आप लक्ष्मी के बारे में जानिएगा नहीं, रंपेरिया के बारे में नहीं जानिएगा, फुलिया के बारे में नहीं जानिएगा, कमली के बारे में नहीं जानिएगा, कैसे महिलाओं का स्थिति हम दर्शाएंगे कि महिला आंचल के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु महिलाओं का क्या वर्णन करना चाह रहे थे। यही वर्णन, चाहे कमली की स्थिति हो, चाहे लक्ष्मी की स्थिति हो, चाहे रंपेरिया की स्थिति हो, आप देख रहे हैं सबकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, सबकी स्थिति नहीं है बढ़िया। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं अपनी जिंदगी तभी जी पाएंगी जब वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के 2 रुपया कमा पाएंगी इज्जत के साथ, तभी महिलाओं का जो अस्तित्व होगा वो एक समझ में आएगा कि महिला भी कोई है। नहीं तो हम बनारस में वो किताब पढ़ रहे थे, उसमें दिखाया था कि दुनिया की सबसे निकृष्ट, सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे दबा हुआ दबा जो जाति है, प्रजाति है, वो महिला है, स्त्री। हम लोगों को लगता है ना कि ये कोई एससी एसटी में से कोई होगा, कोई हमारा आदिवासी समुदाय में से कोई सबसे शोषित होगा, नहीं। दुनिया के कोई भी वर्ग की महिला, चाहे वो इंग्लैंड की क्यों ना महिला हो, बताया जाता है सबसे ज्यादा शोषित है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि किसी का शोषण हुआ है तो वो हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ हुआ है। तो कुल मिलाकर के चाहे कहीं की भी महिला हो जी, कहीं की भी, बड़े से बड़े घर की महिला हो, आप गोदान में देखे ना, आपने गोदान में देखा ना, नहीं देखा कि कैसे कोई कहता है कि हम बहुत बड़े घर के हैं, या यहां भी आप देखिएगा कि हम बहुत बड़े घर के हैं, ये मैले अंचल की बात, हम बहुत बड़े घर के हैं, लेकिन वो कहीं कोई बड़ा घर का नहीं, सबका हाल वही है महिलाओं का है। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत के बारे में 2-4 लाइन हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, तो डॉक्टर प्रशांत जो है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं। डॉक्टर प्रशांत के बारे में सबसे बड़ी बात यह कहा जाता है कि वो अज्ञात कुल के थे, उनके कुल खानदान का कोई अता पता नहीं था, यह आपको जानना जरूरी है। तो ये इतना तो सर जान ही गए हैं। डॉक्टर प्रशांत का जो, जैसे उनकी मां जो है वो हंडा में या हड़िया में करके उसको बहा दी मिट्टी का था, और उसकी भी बड़ा डिटेल कहानी बताई जाती है। उसकी भी डिटेल कहानी बताई जाती है कि जब उपाध्या परिवार के द्वारा जो आश्रम, जो आदर्श आश्रम जो स्थापित किया गया था सहरसा के क्षेत्र में, वो नेपाल के लोग थे, उन लोग उपाध्या परिवार वाले लोग। तो नेपाल की सरकार उनको वहां से निष्कासित कर दी थी। तो निष्कासित करके, सहरसा आज भी है बिहार में, ठीक है, तो बिहार में आ गए थे और उन्होंने अपना एक आदर्श आश्रम खोला हुआ था, जहां पर कई प्रकार की महिलाएं भी रहा करती थी, अनाथ बच्चे रहा करते थे, छोड़ी हुई महिलाएं रहती थी, जो परित्याक्ता महिलाएं होती थी, यानी जिनको पति ने छोड़ दिया है, वो सारी महिलाएं भी वहां पर उस आदर्श आश्रम में रहती थी। ध्यान दीजिएगा, वो नेपाली लोग थे, उपाध्याय लोग जो नेपाल से आए हुए थे, बात समझिएगा, वो नेपाली लोग थे जो नेपाल से आए हुए थे। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में वो आकर के उन्होंने अपना एक आदर्श आश्रम स्थापित करा हुआ था। आदर्श आश्रम में ही जो है, अब ये उपाध्याय जो लोग थे वो उसी, जब उपाध्याय के द्वारा जो आदर्श आश्रम स्थापित किया गया था, तो एक बंगाली जो है वो युवती रहती है, परित्याक्ता महिला रहती है।
और वो बंगाली जो युवती होती है उसके पति कोई डॉक्टर अनिल मुखर्जी हुआ करते हैं, जो एक नेपाली महिला से विवाह करके भाग जाते हैं इनको छोड़ करके। नाम है, ध्यान समझिएगा, ये जो बंगाली महिला है वो देखती है बच्चा को, तो कहानी ये बताया जाता है कि वो हंडा है, हंडा के ऊपर एक सांप था, सांप जो है सो जैसे ही उतरता है तो सांप के उतरने के बाद जो है वो क्या होता है कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है, ऐसा लगता है मानो सांप उसकी रक्षा कर रहा हो, फिर बच्चा रोने की आवाज आती है। तो जो बंगाली युवती होती है, जो आदर्श आश्रम में जो रह रही होती है, उपाध्याय परिवार के द्वारा जो आदर्श आश्रम में वो जो बंगाली युवती रहती है उसके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, कोई बच्चा नहीं रहता है, क्योंकि उसके पति जो डॉक्टर अनिल मुखर्जी होते हैं वो उसको छोड़ करके किसी नेपाली महिला के साथ फरार हो जाते हैं। बात समझिएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो बंगाली युवती होती है उसका पालन पोषण करती है। किसका? ये जो प्रशांत होते हैं, डॉक्टर प्रशांत, वो ऐसी महिला के द्वारा पालन पोषण होता है जिसका खुद का ठिकाना नहीं था, जिसका खुद का हस्बैंड पहले छोड़ के भाग गया था, और जो खुद पहले आश्रम में रह रही थी, वो जो खुद आश्रम में रह रही थी वही महिला इनका लालन पोषण की, वो बंगाली थी। और देखिएगा, इसीलिए जब स्कूल में जब नाम बोलना पूछा जाता है था कि बाप का नाम बताओ, तो ये जो थे डॉक्टर अनिल मुखर्जी बताते थे अपने बाप का नाम, और मुखर्जी बंगाल में ब्राह्मण होता है, इसलिए अपना ये जो फॉर्म में जो बताया जाता था कि जाति लिखो, तो जाति के जगह पर ये ब्राह्मण लिखते थे डॉक्टर प्रशांत। ध्यान से समझिएगा, विद्यालयी जीवन में या कहीं डॉक्टर बना तो विभिन्न प्रकार का फॉर्म भरता होगा, पढ़ाता होगा ना भाई, नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने आईएससी की डिग्री प्राप्त करी थी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर प्रशांत। तो डॉक्टर प्रशांत जो एमबीबीएस की डिग्री हासिल करे थे, तो ऐसी थोड़ी किए होंगे, बार बार फॉर्म में भरना पड़ता होगा ना, तो कोई पूछता था तो फॉर्म में यही भरते थे, लिखित में यही था, ब्राह्मण, बाप का नाम डॉक्टर अनिल मुखर्जी, डॉक्टर अनिल मुखर्जी। अपनी मां से पूछते होंगे कि हमारे पिता का क्या नाम, वो नहीं बताती थी कि हमने तुम्हारा ऐसा लालन पालन किया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर प्रशांत वहां जो आश्रम में जो माली हुआ करता था, जो वहां की जो सेविका नौकरानी हुआ करती थी, उन सभी के मुंह से कभी कभी सुना करते थे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, इसको किस तरीके से नदी में पाया गया था, समझ के, और इस नदी से जो है वो उठा करके और किस प्रकार से जो है सो ये बंगाली लाई है, और कि कैसे। तो वो डॉक्टर प्रशांत लिखते हैं कि हमको उस निगाह से देखा जाता है जिस निगाह से किसी मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं देखा जाता है, मतलब बड़ी दया भाव से कि ओह देखो तो इसका मां बाप का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनके अंदर बचपन से जातिवाद का भाव नहीं था। लिखता है लेखक कि यदि इनको पता होता कि हम ओरिजिनल में किसके बाल बच्चे हैं, ब्राह्मण के हैं, तो जरूर इनमें एक जाति श्रेष्ठता का भाव आता, एक गर्व का एक बार जरूर अनुभूति होती। कितने भी पढ़े लिखे थे तो एक बार जरूर गर्व की अनुभूति होती कि हम ब्राह्मण हैं, शायद किसी से कहते भी गर्व से कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जनरली ये जाति छुपाते चलते थे। ये इनसे कोई यदि जगह पूछता था कि तुम बंगाली हो कि बिहारी हो, तो ये बोलते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं। कोई पूछता था कि तुम्हारी जाति क्या है, डॉक्टर प्रशांत, तो ये कह देते थे कि मेरी जाति जो है वो इंसानियत है, डॉक्टरी है। ये अपनी जाति डॉक्टर बताते थे कि हमारा जाति डॉक्टर है, हमारा जाति डॉक्टरी है, डॉक्टरी करना यही हमारी जाति है। जैसे होता है ना कि ब्राह्मण का काम पूजा पाठ कराना है, क्षत्रिय का काम रक्षा करना है, वैश्य का काम व्यापार करना है, शूद्र का काम सेवा, ऐसा जो बताया गया था ना, तो उसमें ये कहते थे कि मेरी जाति डॉक्टरी है। और जगह क्या है, कौन सा जगह में रहते हो, तो हिंदुस्तान, न मैं बंगाली हूं न मैं बिहारी हूं। खुदे बेचारे के नहीं पता था तो बताता क्या, लेकिन फार्म में भरना मजबूरी था, तो फार्म में ब्राह्मण भरता था,
डॉक्टर अनिल मुखर्जी के नाते। डॉक्टर अनिल मुखर्जी जो इसको जो परित्यागता एक महिला थी जो इसका पालन पोषण करी थी, बंगाली युवती, उस बंगाली युवती का हस्बैंड था जो छोड़ करके नेपाल भाग गया था, नेपाली महिला से विवाह कर लिया था। बात बुझ रहे हैं कि पूरा घनचक्कर हो गया एके में, बात समझ रहे होंगे। तो डॉक्टर प्रशांत का ये जिंदगी था। डॉक्टर प्रशांत को लोग बड़ी दया भाव से देखते थे। वो लगता था कि कोई बहुत पाप किया और बहुत मतलब कोई मरने, जैसे डॉक्टर प्रशांत कि किसी के मरने के बाद भी इतना अफसोस नहीं होता है जितना हमको लोग देखने के बाद अफसोस करते थे कि ओह ओह इसका तो कुछ पता नहीं है माई बाप का। तो इस तरीके से डॉक्टर प्रशांत को बचपन से ही ये नौटंकी झेलना पड़ता था, इसलिए जातिवाद नाम का कोई कॉन्सेप्ट उनमें नहीं था। और इस टाइप के जनरली जो लड़के होते हैं, कोई काल्पनिक कहानी हमको प्रतीत नहीं होती है, इस टाइप के जनरली जो लड़के होते हैं वो वाकई में विस्फोटक होते हैं। मैं अपनी जिंदगी में लगभग कई दर्जनों में ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिसके मां या बाप गायब होते हैं या मां बाप में से दोनों गायब होता है। यह दुर्भाग्य ही है। जिसको ममत्व नहीं प्राप्त हुआ, मां की ममता नहीं प्राप्त हुआ, वो दुर्भाग्यशील प्राणी ही है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि शायद लाड प्यार में बहुत ज्यादा पालन पोषण नहीं होता है, कई बार तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं बहरहाल, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि गजब का निखरता है वैसा, उससे फिर कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग इतने ज्यादा आगे, मतलब थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। हम लोग जैसे नॉर्मल मां बाप के छत्र छाया में साधारण जिंदगी जीने का प्रयत्न करते हैं, वैसे बालक जो होते हैं जिसके माई बाप का कुछ अता पता नहीं है, जिंदगी भर ठेस खा खा करके बड़ा हुआ है, वो ढीठ हो जाता है। अब वो इतना पत्थर दिल इंसान होता है कि इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग, बाकी आम लोग जो होते हैं जो मां बाप के छत्र छाया में पले बड़े हैं, वो बहुत अपने आप को पंगु पाते हैं, उसकी तुलना में वो बहुत ज्यादा मेरिटोरियस और टैलेंटेड व्यक्ति हो जाता है। मैंने ऐसा कई अपने जिंदगी में, मैं अपने दोस्त यार रिलेटिव जिंदगी में कई ऐसे मैं उदाहरण देखा हूं। खैर आप भी देखे होंगे, आप कभी गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो डॉक्टर प्रशांत ऐसा लगता है जैसे एक जीवंत कैरेक्टर हो, ऐसा कैरेक्टर उन्होंने बताया है, दिखाया है। तो डॉक्टर प्रशांत के बारे में 2 लाइन मैं बस लिख दे रहा हूं। डॉक्टर प्रशांत का सबसे बड़ा आप जानिए कि ये अज्ञात कुल के थे। डॉक्टर प्रशांत कैसे थे, पहला लाइन लिख दे रहा हूं कि ये कैसे थे, अज्ञात कुल के थे, अज्ञात कुल के थे। एक एक 2-2 लाइन बस मैं लिख दे रहा हूं कि इनका सबसे बड़ी बात कि इनकी जाति गोत्र का पता नहीं था, पता नहीं था। दूसरी बात कि ये जो थे कौन लोग थे, तो इनको जो है उपाध्याय परिवार, इनको जो है इनको उपाध्याय परिवार के द्वारा स्थापित सहरसा के आदर्श आश्रम में बंगाली युवती नाम था स्नेहमयी ने पाला था। किसने पाला था, स्नेहमयी ने पाला था। तो ये याद रखिएगा जरूर कुछ। ये अपना गांव, ये अपना, ये क्या बताते थे, अपना जो इनको किसने पाला था, स्नेहमयी ने पाला था। बंगाली युवती थी, उनके जो पति थे डॉक्टर अनिल मुखर्जी थे, इसलिए अपने फार्म में डॉक्टर अनिल मुखर्जी लिखा करते थे। चूंकि मुखर्जी ब्राह्मण परिवार, बंगाली ब्राह्मण होता है, इसलिए अपने फार्म में ये ब्राह्मण लिखा करते थे। तो राइटर ने कहा है कि इनको जाति में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि इनको एक्चुअली आइडिया नहीं था। इनको पता था कि डॉक्टर अनिल मुखर्जी मेरे ओरिजिनल बाप नहीं है, तो इनको पता था कि हमारी जाति का कोई अंदाजा है ये नहीं है, इसलिए जाति व्यवस्था में ये विश्वास रखता ही नहीं था। इसीलिए ये नेक दिल इंसान बन गया और जातिवाद वगैरह के चक्कर में नहीं पाला, ये हुआ। इनकी ये जो महिला थी, ये क्या उसको बोलते हैं, इनका पालन पोषण हुआ था एक परित्यागता बंगाली युवती के द्वारा, बंगाली युवती द्वारा पोषण हुआ था।
तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बारे में यद्यपि हम बता ही दिए। बंगाली जो होती है, ये डॉक्टर अनिल मुखर्जी की पत्नी होती है। किसकी होती है? डॉक्टर अनिल मुखर्जी। डॉक्टर अनिल मुखर्जी की पत्नी होती है, डॉक्टर अनिल मुखर्जी की पत्नी होती है। दूसरी बात यह है कि जब इनका जो पालन पोषण है, कहां चले गए डॉक्टर प्रशांत का, वो कुछ दिन सहरसा में होता है, लेकिन सहरसा के बाद जो है नेपाल की जो सरकार होती है, जो निष्कासित कर देती है उपाध्याय परिवार को, तो नेपाल की सरकार फिर वापस बुला लेती है कि ठीक है आप लोग आ सकते हैं, जितने जितने लोगों को देश से निकाला गया था उन लोग आप वापस आ सकते हैं। तो ये निष्कासित परिवार पुनः सहरसा से उठपट करके फिर नेपाल चला गया। बात समझिएगा, जब इन लोग नेपाल चले गए तो इनकी जो मां जो स्नेहमयी थी, बंगाली महिला, तो ये स्नेहमयी उनका लालन पालन अपने बेटे की तरह करने लगी। ध्यान से समझिएगा, क्या नाम था? डॉक्टर प्रशांत का। बात समझिएगा, डॉक्टर प्रशांत का जो लालन पालन होने लगा, तो वहां पर इन लोग जो उपाध्याय परिवार थे, वो उपाध्याय परिवार यहां आदर्श आश्रम खोला था सहरसा में, और जब फिर से नेपाल में गया तो वहां पर एक आदर्श विद्यालय की स्थापना किया। ध्यान दीजिएगा, सहरसा में आदर्श आश्रम खोला था, जबकि नेपाल में जब पुनः वापसी हुई उपाध्याय परिवार की, तो उन्होंने नेपाल में आदर्श विद्यालय की स्थापना की, जहां पर जो यह बंगाली युवती जो डॉक्टर अनिल मुखर्जी की वाइफ थी, स्नेहमयी, डॉक्टर प्रशांत की पालन पोषण करने वाली मां, वह भी साथ साथ चली गई उपाध्याय परिवार के साथ। क्योंकि अभी इसके पास बेटा भी है डॉक्टर प्रशांत, रहे तो रहे कहां। अब जब वापिस उपाध्याय परिवार को बुला लिया गया तो उपाध्याय परिवार के साथ साथ ये भी चली गई नेपाल में। नेपाल में ही जो है, क्योंकि नेपाल, अब आप ये मत समझिए कि बाप रे नेपाल जाते होंगे, पूर्णिया और नेपाल बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं था, वो बॉर्डर था, नजर मार के बॉर्डर में, तो बॉर्डर में ही, तो ये इस तरीके से, तो ऐसे में वो चली गई वहां पर। अब वो नेपाल में जब चली गई हैं, कौन? स्नेहमयी अपने उपाध्याय परिवार के साथ, तो वहीं पर इनका लालन पालन स्नेहमयी जो है सो करती है। वो क्या करती है वहां पर उस विद्यालय में कपड़ा सिलाने वाला, सिखाने वाला मास्टरीन बन जाती है। वो लोगों को सिखाती है, कपड़ा सिलने का ट्रेनिंग देती है, उससे जो कुछ अर्निंग हो जाता है डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण करती है। अब डॉक्टर प्रशांत कैसे डॉक्टर बने? क्योंकि वह जो स्नेहमयी थी वो इस बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने जो हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की पढ़ाई पढ़ाया डॉक्टर प्रशांत को, और उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़वाया। तो एमबीबीएस भी वो कर लिया, कौन? डॉक्टर प्रशांत। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर प्रशांत अपनी जो ओरिजिनल मां है उसके बारे में भी कभी कभी सोचती है, और सोचते हैं डॉक्टर प्रशांत, और तरह तरह का लिखे हैं वो भाव विभोर करने वाला बात, कि वो मां जो होगी वो किस परिस्थिति में हमें छोड़ी होगी समाज के डर से, और उसके हाथ वो लिखते हैं कि वो एक उंगली आया होगा मेरे गले के पास, वो गला दबाना चाहती होगी, लेकिन फिर ये जो बच्चा है मुस्कुरा दिया होगा, तो फिर उसका दिल जो है फिर से पिघल गया होगा, इसके बाद जो है, नहीं तो हमको गला उसी तरीके से घोट सकती थी जिस प्रकार से खटमल को मारने में थोड़ा देर टाइम लगता है मसलने में, वैसी हमको मसल देती, हम मर जाते, ये छुप जाता, लेकिन फिर भी जो है उसको कुछ ऐसा जरूर आया होगा हमारे प्रति मोह की, एकदम वो मार न सकी और हमको जिंदा भेज दी इधर, और हम बच गए। तो उस मां का जो दुविधा है, कभी कभी मां से नफरत भी कर रहे हैं, लेकिन वो मां की दुविधा को भी समझ रहे हैं, कौन? डॉक्टर प्रशांत, उस मां की दुविधा को। इसीलिए जब उस प्रकार की महिला जब कोई सामने आती है, तो कौन महिला? जिसके पति अति का कोई पता नहीं है और उसके पेट बच्चा पल रहा हो, तो उस महिला की स्थिति को देख करके झट से ये दयावान हो जाते हैं और उस महिला को अपनी मां के जैसा सोचने लगते हैं।
अब डॉक्टर प्रशांत के बारे में यह बताया जाता है कि कमली ही वह पहली लड़की थी जिसके प्रति वो आकर्षित हुए थे, नहीं तो सभी महिलाओं लड़कियों को देख करके वो अपनी मां ही उनको याद आती थी। और कभी कभी उनको यह लगता था कि मैं युवा हूं और महिलाओं के प्रति हमको आकर्षण नहीं है, यह भी बहुत खराब बात है। तो वो ऐसा परिवेश से उनको कभी कभी लगता था कि मैं मानसिक रूप से खुदे बीमार हूं। डॉक्टर प्रशांत को उनको लगता था कि दिमाग मेरा ठीक नहीं है, जो बाकी आम लोग हैं उसकी तुलना में महिलाओं के प्रति हमारा एक अलग रवैया है, अलग स्वभाव है। वो सभी महिलाओं को मां मानने लगे थे, क्योंकि वो अपनी मां जो एक जिसको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं उसके बारे में, उस मां को लेकर के बहुत चिंतित होते थे कि उस मां पे क्या गुजरी होगी। और ऐसा कोई भी महिला जो वो देखते थे उसके प्रति काफी भाव विभोर हो जाते थे। तो डॉक्टर प्रशांत की बड़ी डिटेल कहानी है। डॉक्टर प्रशांत के बारे में बताने लगे तो और धीरे धीरे और बताते रहेंगे, बहुत सारा कहानी है डॉक्टर प्रशांत के बारे में। तो परित्यक्ता बंगाली क्या है कि ये जो बंगाली युवती जो है द्वारा पोषण होता है। हस्बैंड का क्या नाम बताता था? डॉक्टर अनिल मुखर्जी की ये पत्नी रहती है बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और ऐसे में जो है यह परित्यक्ता मतलब पति के द्वारा छोड़ा हुआ, यह जो परित्यक्ता जो युवती होती है स्नेहमयी नाम रख, स्नेहमयी जो है वो डॉक्टर प्रशांत का लालन पालन कहां करती है, फिर चली जाती है वहां पर, कहां पर आपको ये यशोदा और उसके जैसा हो गया, देवकी के जैसा हो गया, तो ये यशोदा के रूप में है अभी, तो इसका लालन पालन कर रही है। ठीक बात है। तो ये जो है नेपाल के विराटनगर में जो है आदर्श स्कूल के खोलेगा, जानते हैं उपाध्याय परिवार। स्कूल में जो है वो कपड़ा सिलाई बुनाई करके, सिलाई सिखा करके और ये क्या करती है, इसको पालती पोसती है। किसको? डॉक्टर प्रशांत को। एक समय की बात है कि बीच में ये भी कहीं गायब हो जाती है। जब डॉक्टर प्रशांत बड़े हो जाते हैं तो डॉक्टर प्रशांत को ये छोड़ करके कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता है। बहुत दिन के बाद जो है एक कुरियर आता है डॉक्टर प्रशांत के नाम, एक महिला के द्वारा, जो इनको लगता है कि शायद जिंदा है हमारी मां जो पाली पोसी थी और वो कहीं दूसरे के साथ निकल गई है। तो बहुत कहानी दिखाया है भाई, मतलब कि पगला जाएगा आदमी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से बात हो रही है। अब थोड़ा सा जो है मैं दिखा दूं कि ये जो डॉक्टर प्रशांत है तो इनकी मां की बात हो गया, इनके कुल गोत्र का बाप का बात हो गया, इनकी मां का बात हो गया। अब थोड़ा सा पत्नी की बात हो जाए। पत्नी इनकी बनेगी कमला, जिसको मिर्गी आता था, या कमली। तो कमली से अनुराग इनको कैसे हुआ, प्रेम कैसे हो गया, इनको अनुराग हो जाता है। इनको क्या होता है, कमली से जो है ओ इनको अनुराग हो जाता है। तो ये कमली शुरू में पहला पेशेंट इनका रहती है कमली। कमली को देखते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, और सुंदरता देखे नहीं, गलत मत समझिए, कमली को के पागलपन को देख करके ये समझते हैं कि ऐसा का इलाज करना पड़ेगा हमको। चूंकि कमली होती है तहसीलदार की बेटी, तो एकदम बेवकूफ तो नहीं होगी, एकदम पागल इडियट नहीं थी, लेकिन थी, ध्यान से समझिएगा, ये थी तहसीलदार की बेटी। इसका 3 विवाह टूट चुका था कमली का। अब डॉक्टर प्रशांत के पास इलाज करने के लिए ले आते हैं तो इनको रेडियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक करते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी के द्वारा कमली को, ये पहले भी बात हो चुकी है, कमली को मिर्गी आ रहा है और कमली को हिस्ट्रिया टाइप की समस्या है। तो ये एक स्वाभाविक सी समस्या है। इसको समाज में, हमारे हिंदुस्तान में विशेष करके, इसको, इस समस्या को इतना खतरनाक बता दिया गया है कि ऐसा लगता है कि ये किसी को हो सकता है। ये एक प्रकार से एक सामान्य बात है। तो ये लोग नहीं समझते हैं। तो समाज के जागरूक लोग, होशियार लोग, प्रबुद्ध लोग इस बात को समझते हैं। डॉक्टर प्रशांत इसको एक बीमारी के रूप में लेते हैं और इसको जो है धीरे धीरे इसका इलाज रेडियोथेरेपी के माध्यम से ठीक करते हैं। तो लेकिन ऐसा होता है, होता यह है कि जैसे
इसको ये करेक्ट कहते हैं। जैसे ये जो डॉक्टर प्रशांत होते हैं वो कहते हैं कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो वो जो कमली होती है वो कहती है कि ये माटी के महादेव हैं। बात समझिएगा, ये माटी के महादेव हैं, अपनी मां से बोलती है। और सहसा कमली जो है कहते हैं कि माटी का महादेव है जो ऐसा मुस्कुराता है कि हमारा प्राण ले लेगा। ये कमली बोलती है अपनी मां से कि माटी का महादेव है। ऐसे कंडीशन में जो है ये बात सुन करके डॉक्टर प्रशांत, चूंकि अभी तक तो महिलाओं से कोई आकर्षण है ही नहीं, और आकर्षण होता तो लंदन चले जाते, चूंकि उनको विदेश जाने का मौका था। लेकिन वो एक संत की भांति आदमी है जो गांव में सेवा करने के लिए आया है। लेकिन धीरे धीरे वो कहता है कि प्रेम, वो बोलती है कि हम वो एक बार बोलते हैं कि बाकी लोगों से कि उसका दिमाग एकदम ठीक नहीं है, किसी को कुछ भी कहती है तो हम ही को कह रही थी कि जो है सो हम माटी के महादेव हैं और हमारा मुस्कुराहट उसका प्राण लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आती है, वो कहती है कि है जी आप हमको पागल कहते हैं, हम आप ही के चलते, तब नहीं तो हम पागल हुए किसके चलते हैं। तो और वो बार बार इनको डांट के बोलती है। तो इनको पहला बार ऐसा, और ये लेकिन डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि प्रेम नाम की कोई चीज होती नहीं है। प्रेम न तो लंग्स में जो जो अब वो कहते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग लंग्स यानी फेफड़ा और हार्ट यानी हृदय, तो हार्ट हृदय, वो हार्ट का मतलब समझते हैं कि इसमें धमनी और सीरा होता है और ये पंपिंग का काम करता है, बस इतना वो समझते हैं। डॉक्टर प्रशांत बायोलॉजी का स्टूडेंट है। दूसरा कि ये बताते हैं कि लंग्स को बोलता है सब प्रेम लंग्स में होता है, कि लीवर में हो जाता है, कि हार्ट में होता है, ये तीनों में से किसी में नहीं हो सकता है। तो प्रेम अलग चीज है। और ये कहता है कि दिल में प्रेम होता है या दिल टूटता है, तो हमको समझ से परे की चीज है। लेकिन जो है वो बाद में खुदे जो है दिमाग धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है डॉक्टर प्रशांत का, और वो उसका डांट करके अपनापन जताना जो था वो ठीक लगने लगा था। बात समझिएगा, कमली का डांट करके और कुछ पूछना या अपनापन जताना ये उनको धीरे धीरे ठीक लगने लगा। कंक्लूजन यही है, उसका डांटना ठीक लगने लगा कि उसका एक नौकर था डॉक्टर प्रशांत का जो दुसाध जाति का था। लोग ये पूछते थे कि डॉक्टर प्रशांत की जाति क्या है। किसी ने ये सुन लिया था कि ये फॉर्म में ब्राह्मण लिखते हैं, जबकि वो कभी अपनी जाति नहीं बताते डॉक्टर प्रशांत। उस समय आप देखिए कितना हास्यास्पद और कितना जाति व्यवस्था जटिल थी। लोग गांव में ये बात करते थे कि ये कौन जाति का व्यक्ति है, आखिर खाता पीता तो दुसाध के हाथ से है। देखिए कितना हास्यास्पद है। और ये ऐसा कहने वाले कौन लोग थे? ऐसा कहने वाले ये ज्योति थी, जिसका खुद का बेटा बाद में लकवाग्रस्त हो गया। तो ये कहते थे कि ये खाता पीता तो उसी के हाथ से है। तो इस तरीके का भी इनको सुनने में आता था, समझ गए। तो इनका जो नौकर ये पशुओं से भी प्रेम करते थे, और इनका रिसर्च भी डॉक्टर प्रशांत का चल रहा होता है। तो ढेर सारा खरगोश और तमाम प्रकार के कबूतर तमाम प्रकार का रखे हुए थे। तो उस पर भी कभी कभी उनका भी खाना पीना देना, नौकर के माध्यम से खाना देना होता था। कभी कभी नौकर चिड़चिड़ा करके उनके जानवरों को भगा भी देता था कि ले हम तुमको भी खिलाते पिलाते हैं और इसके बाद तुम्हारा जो है सो पशु पक्षी को भी खिलाना पिलाना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या करना पड़ता है, तो वो क्या कर देता था, भगा देता था। तो इस तरीके का घटना। तो डॉक्टर प्रशांत का को कमली से क्या हो गया, अनुराग हो गया। डॉक्टर प्रशांत को कमली से धीरे धीरे क्या हो गया, अनुराग हो गया। वो कहते थे कि एड्रीलिन जो दवा होती है, जो दर्द की दवा होती है, वो अब ऐसा हो रहा है कि अब उसमें वो दर्द की जो दवा है वो काम नहीं कर रही है। वो वाकई में कुछ अद्भुत चीज हमको हो रहा है जो जिसमें बायोलॉजी काम नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर प्रशांत कहने लगते हैं। तो एक दो लाइन सिर्फ आपको लिख दे रहा हूं ध्यान रखने के लिए। इनका मानना था कि कोई दिल नहीं होता है, कोई दिल नामक यंत्र नहीं होता है। ये कहते थे कि चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, ठीक है, चाहे लीवर हो, से प्रेम का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और ये कहते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में जो है
बाद में कमली से प्रेम होने लगता है। ये कहते हैं कि इसमें एड्रिलिन दवा काम नहीं कर रही है, दवा काम नहीं करती है। वो ये कहते हैं ये जो कमली होती है, तो कमली के दुलार भरे दुलार भरी डांट से ये क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक बात है। और इसके बाद जो है, इसके बाद एक बार ये क्या होता है कि पकड़ा करके चले जाते हैं जेल। तो जेल से आने के बाद विवाह करते हैं। जेल क्यों चले गए थे डॉक्टर प्रशांत? डॉक्टर प्रशांत पर यह केस था, मुकदमा था कि ये कम्युनिस्टों से मिला हुआ है। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? साम्यवादी दल होते हैं। साम्यवादी पार्टी अभी भी चलती है। माओवादी का नाम सुने होंगे, उसी का एक विकृत स्वरूप है माओवादी। माओ चाइना का एक लीडर था जिसके आधार पर पूरे विश्व में आज माओवादी चलते हैं। तो जो कम्युनिस्ट होते हैं साम्यवादी, वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलते हैं। और कार्ल मार्क्स का नाम तो सुने ही होंगे। तो जो मार्क्सवादी सिद्धांतों पे चलता है उसको कम्युनिस्ट या साम्यवादी कहा जाता है। तो ये साम्यवादी पार्टी से बिलोंग तो डायरेक्टली नहीं करते थे, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके पहले जो है वो एक बार और जेल गए थे। ये इसके पहले क्यों जेल गए थे? इसके पहले इसलिए जेल गए थे क्योंकि उपाध्याय परिवार में पले बड़े थे और उपाध्याय परिवार पर जो है वो इस बात का केस था कि कम्युनिस्ट से ये मिले हुए हैं, उपाध्याय परिवार। तो अब उपाध्याय परिवार में पले बढ़ने के कारण जो है वो क्या था कि डॉक्टर प्रशांत चले गए थे एक बार जेल में। डॉक्टर प्रशांत जब वहां जेल में गए थे तो वहां पर विभिन्न प्रकार के दल के लोगों के साथ जो नेता होते थे, जो पकड़ पकड़ के जेल में भेजे जाते थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो उनसे ये परिचय एगो हो गया था। तब जाकर के जो है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये जेल में गए थे। कौन? डॉक्टर प्रशांत। बात समझिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद 1946 ईस्वी में जो है ये अपनी पोस्टिंग कराए थे सहरसा में, इधर पूर्णिया में पोस्टिंग कराए थे डॉक्टर प्रशांत। ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर प्रशांत जब इधर पूर्णिया में पोस्टिंग कराए थे, ये मेरीगंज में, तो वहीं पर ये रह रहे थे। तो उसी बीच फिर से कोई अफवाह उड़ा दिया कि ये कम्युनिस्टों के साथ संबंध रखते हैं ये डॉक्टर प्रशांत। तो पुलिस फिर से जेल में ले गई। तो उसके बाद इसी बीच ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा, जब डॉक्टर प्रशांत और कमली का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया था कि फिर से जो यही कहानी हुई थी कि कमली प्रेगनेंसी पीरियड में थी। अब ऐसे कंडीशन में जो है जब ये चले गए जेल में, तो डॉक्टर ये जो विश्वनाथ जो था, विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो था, उसको ये बिल्कुल एहसास हो गया कि ये डॉक्टर जो है अब नहीं आएगा, ये भाग जाएगा। ये कांड करके गया। लेकिन अच्छा, इसको भी एक बार समझ में आ रहा था कि बेकार है जाना, बहुत फंस गए हैं हम ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल ये घूम फिर करके फिर से गांव में पहुंचता है और ममता को फिर से पत्र लिखता है कि मैं फिर से प्यार का गीत गाऊंगा और मैं फिर से ये जो ममता को बड़ा एक भाव विभोर करने वाला लेटर लिखता है। इसकी दिल की बात ममता ही समझती है, बाकी क्या समझे? गांव में कुछ कहेगा तो पागल घोषित कर देगा। ममता को लेटर लिखता है। ममता को कहता है कि देखो, ये गांव के लोग जो एकदम अनपढ़ गंवार, हम आपको इसका पिछला लेटर भी बताए थे कि गांव के लोगों को यदि तुम सीधा कहती हो तो इस रूप में सीधा कह सकती हो कि अशिक्षित है, अंधविश्वासी हैं, इस रूप में तुम सीधा साधा कह सकती हो। लेकिन तुमको दिन भर में 5 बार ये ठगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप तुमको आश्चर्यजनक या एक अलग प्रकार का ये लगेगा, पॉजिटिव बात ये है कि तुम ठगा भी जाएगी तब भी तुम इनका बुराई नहीं कर पाएगी, क्योंकि
इनके इनमें एक अलग प्रकार का तुमको मासूमियत नजर आएगा, ये ठग लेंगे तब भी तुमको मासूमे नजर आएंगे। तो इस तरीके का लगाव था डॉक्टर प्रशांत का। डॉक्टर प्रशांत जब अब की बेर जब कमली के साथ अनुराग बढ़ गया, कमली प्रेगनेंसी पीरियड में है, अब ये विश्वनाथ को जो 100 बीघे का लगभग मालिक है, तो विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार है, इसको ये पूरा पूरी हो गया कि अब हम ये क्या कर देगा, हम मेरी बेटी को छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये फिर भी जो है ये वापिस आ जाते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि शादी कर लेते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जो डॉक्टर प्रशांत है वो फाइनली क्या कर लेता है कि विवाह कर लेता है। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? और कुछ है, जैसे एक और है कि ग्रामीणों का इसका शक हमेशा इस पर बना रहता है ना, कि ये इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ग्रामीणों का शक कैसा रहता है कि ये जो है वो क्या करता है कि आया है उधर से, जर्मनी से आया है, वही का गुप्तचर है, तो ग्रामीणों के शक का ये कुआं में जो है सो डालता है दवाई, तो उसके लिए भी इनको एक और, तो इसके लिए शॉर्टकट में मैं बस लिख दे रहा हूं। एक और है सेवा भाव। सेवा भाव रहता है हमेशा से, तभी तो ये वापिस आ गया था, नहीं तो नहीं आता। ये बिल्कुल भी जो है ये जब छोड़ रहे थे वहां से विदेश न जा करके, जब वापिस गांव में आने का हुआ, तो एगो डॉक्टर लटवर्धन थे जो बड़े सिविल सर्जन थे, तो लटवर्धन ने इसको बेवकूफ कहा था। तो आप एगो याद रखिएगा, एक प्रकार का तथ्य है कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो सर्जन थे लटवर्धन, डॉक्टर लटवर्धन, तो डॉक्टर लटवर्धन ने इसके इस निर्णय को कि गांव में जाएगा उस सेवा करेगा, तो उसके इस सेवा भावना को उसने बेवकूफियत का संज्ञा दिया था। किसने संज्ञा दिया था? लटवर्धन ने। लेकिन ममता सपोर्ट कर रही थी कि मैं जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही सेवा वाला काम करोगे, मैं पहले से तुमको जानती थी। तो सेवा भाव। गांव में आता है एक व्यक्ति, एक की बेटी बहुत तबीयत एक का खराब होता है, वो हैजा उसको हो जाता है, तो स्लाइड वाइड जो चढ़ाता है, वो स्लाइन वगैरह जो होता है ना, वो पानी वगैरह चढ़ाने वाला, तो सब लेकर के जाता है। तो उसका बाप कहता है कि बार बार वो पूछता है उसका बाप कि ये कितने रुपए का है, तो उसका जो ये कह देते हैं कि तुम अपनी गाय बेच दो, नहीं बैल बेच दो, और वो उसका बाप कहता है कि छोटा छोटा इंजेक्शन 2 रुपए का होता है, तो इसमें तो 50 रुपए से कम खर्च नहीं आएंगे, इतना आप बड़ा बड़ा इंजेक्शन और ये पानी चढ़ा रहे हैं। तो ये कहता है डॉक्टर प्रशांत कि तुम अपना बैल बेच दो और हमको दे दो, मुस्कुराते हुए, और इलाज कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो ये मजा लेता है, बस ऐसे ही कह के दिखता है, लेकिन इसके दिल में अंदर से आत्मा में था कि इससे हमको पैसा नहीं लेना है, या लेना भी है तो सिर्फ अपना दवा ववा का खर्च भर ले लेना है, इसको हमको जितना राहत दे सकते हैं दे सकते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत का इस प्रकार का कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि वो एक आदर्शवादी डॉक्टर है, मतलब कि जितना बन सकता था वो अपने हिसाब से लोगों की मदद करता था। एक इसमें भी आप अलग एंगल से यदि आप बड़ा ओछा दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको यह लगेगा कि इसको गांव में होना ही था, वो प्रेम हो ही गया कमली के जो जिस तरीके से स्थिति था, तो डॉक्टर प्रशांत से प्रेम होना था। ये एक ओछा और एक बड़ा एक छोटी मानसिकता का परिचायक है। आप समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर प्रशांत पढ़ा लिखा होशियार विद्वान था, इसको कौन लड़की नहीं पसंद करती। ये एक होशियार स्मार्ट व्यक्ति था, ये गांव में जानता था कि इस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, और उस लड़की में अच्छाई दिखा उसको, और उससे अपनात्व जागृत हो गया। वो चाहता तो भाग भी सकता था, उसको कौन पकड़ने चला जाता, वहां से कैंप लगा करके दूसरे जगह चला जाता, लेकिन वो पुनः वापिस आया। तो डॉक्टर प्रशांत का यह था कि मेरी वजह से किसी के होठों पे मुस्कुराहट आ जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो ये वो करता था डॉक्टर प्रशांत। बात समझिए, उसको दूसरे तरीके से जोड़ जाड़ करके देखना ठीक बात नहीं है। हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना दिल आत्मा को बड़ा करिए। तो सेवा भाव था। इसने संथालों को भी जो है सो क्या करा था, संथाल जनजाति वहां पर रहा करती थी मेरीगंज में, तो कुछ घर ला करके बस गया था। तो वहां पर उनको बताता था कि देख, 3 साल तक जो आदमी जिस खेत पे खेती करता है उसका कब्जा हो जाता है,
तुमको कोई माई का लल हटा नहीं सकता। इसी के आधार पर इसको विद्रोह कर दिए थे संथाली, तो इनको विद्रोही घोषित कर दिए थे, जबकि इनकी मंशा भड़काने की नहीं थी। ये बस लोगों का अपना हक और अधिकार और बस जागरूकता फैला रहे थे कि जितना इनको बन पड़ता था। तो ये लेकिन तो ये सेवा भाव था, जितना हो सकता था इन्होंने सेवा भाव दिखाया। और थोड़ा सा ये था कि ये भावुक भी थी, भावुक थे, अपनी मां को लेकर के बार बार याद करते थे कि पता नहीं कैसे क्या कौन ये कैसे महिला रही हो। शोध शोध कार्य में बहुत ज्यादा इनको रुचि था। ये पटना विश्वविद्यालय के मात्र एक ऐसे मेडिकल के छात्र थे जो पटना विश्वविद्यालय इनको जो है वो मलेरियन डॉक्टर कहता था, मलेरियालॉजिस्ट। तो मलेरियालॉजिस्ट पूरे उस समय मलेरिया का मतलब कोरोना हुआ करता था, बात समझिए, कोरोना या कोरोना से भी घातक बीमारी। अब तो कोरोना का इंजेक्शन फटाफट आ गया तो ठीक हो गया। जिस दूसरा जो वेरिएंट आया था दूसरा बार, तो दूसरे फेज में कोरोना जितना खतरनाक हो गया था, जितना डर बन गया था, उसी तरीके का मलेरिया हमेशा हमेशा से बना हुआ था, 40-50 साल से, सैकड़ों साल से। तो मलेरिया का नाम सुनते लोग हाड़ कांप जाता था, बात समझिए। और एक काला अजार था, काला जर नहीं, काला अजार। तो ये दो बीमारी से लोगों का हालत खराब था, और इसी दोनों बीमारी पे ये रिसर्च कर रहे थे। विशेष करके मादा एनीफ्लुएंजा जो मच्छर होती है उसका वो निषेचन की प्रक्रिया, और किस प्रकार से वो अंडा देती है, और उसमें भी कई प्रकार से वो कहां पे ज्यादा सरवाइव करती है और कब कब वो ज्यादा हमला करती है। तो उस तरीके के मलेरिया के भी कई वेराइटी हो सकते हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च करा था, बात समझिएगा। अब मद्रास के जो मेडिकल वाले होते हैं उन गजट में जो है इनके लेख का संपादकीय में प्रकाशित किए थे। तो ये शोध में बहुत माहिर थे, न केवल मेरीगंज में आकर के ये इलाज करते थे, बल्कि मच्छरों पर बहुत तगड़ा रिसर्च इनका चल रहा था। तो हुआ ना डॉक्टर प्रशांत का सेवा भाव, शोध कार्य, और ये भावुक भी थे। ग्रामीण इन पर शक करते थे, विशेष करके ये जो ज्योतिषी था, खुद बेटा जो राम नारायण था उसको लकवा मार दिया, तो ये बहुत शक करता था। ऐसे ऐसे लोग ग्रामीण जो थे इन पर शक करते थे, जबकि इनका काफी सेवा भाव था। और कमली से अनुराग कैसे हुआ, कैसे इनको एक परित्यागता बंगाली युवती ने इनका पालन पोषण किया, और कैसे ये अज्ञात कुल गोत्र के थे, तो इनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा। अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे और अपनी जाति को ब्राह्मण बताते थे, लेकिन ये थे नहीं, क्या थे यही जानेंगे। और इसके बाद जो है ये बाकी अन्य पात्रों की भी चर्चा किया। आज आपको जरूर ये जो आपका महिला अंचल है उसके बारे में कुछ हद तक तो जानकारी मिल गई होगी कि डॉक्टर प्रशांत है। मेन डॉक्टर प्रशांत के बारे में जान गए, तो अब बाकी ये चाहे रामदास हो, चाहे सेवादास हो, चाहे कालीचरण का क्या क्या नौटंकी रहा, सारा कुछ जो है हम लोग और जो है सो आगे पढ़ते चलेंगे, और इसका सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तमाम प्रकार की चीजों से इसका हम मूल्यांकन करेंगे। इसकी जो भाषाई जो कह सकते हैं विशेषता है, और इनका जो बाकी जो भी पद विश्लेषण कुछ भी आया, तो उन सभी चीजों का हम लोग इसका एक एक चीज का बाद में भी इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं कि इतने ही पे छोड़ते हैं। आज बहुत देर तक पढ़ा दिए, लेकिन ठीक है, तो पढ़ाना जरूरी होता है। तो आज आप लोग समझ गए, इतना ठीक बात है। जो डायरेक्ट देख लिए लगातार क्लास वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पाया है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप इतना देर तक पढ़े। इसका हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे, आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, यदि नौकरी लेना है तो, नहीं तो ऐसी रह जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी पढ़ते रहिएगा तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।